हेलो फ्रेंड्स, आईएएस पीसीएस स्टडी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको इन्वायरमेंट पीटी 365 पढ़ा रहा हूँ और इस पे जो है मैंने आपकी 5वीं क्लास है, इसके पहले वाली सारी जो कंटेंट है वो हमने कंप्लीट करा दिया है। आज से शुरुआत कर रहा हूँ स्टेट ऑफ द राइनो 2023 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट से शुरुआत होगी। इसके पहले वाले सारे आर्टिकल हमने 4 क्लासेस में कंप्लीट करा दिए हैं। तो सुर्खियों में क्यों रहा? क्योंकि इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है एक, ठीक है, इसने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ द राइनो 2023। तो पहले राइनो क्या, गैंडा क्या होता है? राइनो को हिंदी में बोलते हैं गैंडा। तो पहले गैंडे के बारे में ही जान लेते हैं, इसके बाद हम रिपोर्ट को वगैरह को पढ़ेंगे। तो गैंडे को जानते हैं, गैंडा, ये गैंडा है, इसका पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। दुनिया में इसकी 5 प्रजाति पाई जाती है वर्तमान में जो अस्तित्व में है, ठीक। इसमें से जो 3 प्रजातियां हैं वो हमारे एशिया महाद्वीप में पाई जाती हैं, जिसमें से पहला नाम है सुमात्रा गैंडा, जावा गैंडा और भारतीय गैंडा, ठीक। इसकी जो 2 अन्य प्रजातियां हैं वो कहाँ पाई जाती हैं? वो अफ्रीका में पाई जाती हैं, जिसमें कौन सी प्रजाति हैं? सफ़ेद गैंडा और काला गैंडा, यानी वाइट राइनो और ब्लैक राइनो। अगर इसकी आंखें देखें तो ये कमज़ोर होती हैं, अगर, और ये अपने जो पर्यावरण की गंध पे आसपास के जो एरिया होते हैं उस पर ये निर्भर होते हैं अपने एक्टिविटीज़ के लिए। इनकी जो गैंडे की जो सींग होती है ना, वो केराटिन से बनी रहती है और प्रतिवर्ष कितने सेंटीमीटर बढ़ती है? 7 सेंटीमीटर बढ़ती है। अच्छे तैराक होते हैं, वह जल में भी काफ़ी आसानी से जो है ये आसानी से इसको पार कर लेते हैं। जो अच्छा, अगर देखा जाए तो अभी भारत, अब जब ये पूरे विश्व की 5 प्रजातियां हैं उसमें से जो भारतीय गैंडे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एशिया की सबसे बड़ी राइनो की प्रजाति है ये, ठीक, एशिया की सबसे बड़ी है और अक्सर जो है कीचड़ युक्त जल में रहते हैं, तेज गति से दौड़ सकते हैं। खतरे, अगर सींग देखे हैं तो सींग शिकार के लिए इसके पास होता है। और इसका जो प्राकृतिक आवास है थोड़ा सा वो देख लीजिए, इसमें जलोढ़, तराई, दुआर, सवाना घास भूमि और नदी तट के समीप ये रहते हैं। नेपाल में, भूटान में, पाकिस्तान में और पूरा इंडिया में, ये इतने में जो है इनकी आमतौर पर प्रजाति पाई जाती है। भारत में इसकी प्रजाति 85% से अधिक आबादी है, किसकी? इंडियन राइनो की, जिसमें भारत में भी जो है 7 इसके लिए एक संरक्षित क्षेत्र हैं, कंजर्वेशन एरियाज बनाए गए हैं। जैसे 7 संरक्षित क्षेत्र, ये इस कौन सी स्टेट में है? तो आसाम में है, फिर आपका वेस्ट बंगाल में है और कहाँ पे है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। अगर देखा जाए मतलब इन गैंडों का वैश्विक आबादी पूरी देखा जाए तो उसमें सबसे अधिक जो है किस में पाया जाता है? तो पूरे वैश्विक आबादी का 71% अगर हिस्सा है तो वो आसाम में पाया जाता है, किसमें? काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। गैंडों को संरक्षण के लिए भारत सरकार ने कुछ उपाय भी किए हैं। कौन सी उपाय किए हैं? तो राष्ट्रीय गैंडा संरक्षण नीति 2019 को भारत सरकार ने जो है 19 में को घोषणा की थी, ठीक। इसी के साथ जो है एशियाई गैंडा थे उन पे नई दिल्ली घोषणा पत्र 2019 में ही जारी किया गया। जब सरकार आई थी तो उसने जो है एशियाई गैंडा, इसमें सुमात्रा, जावा और इंडियन तीनों आते हैं, तीनों के लिए एक जो है नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ। फिर इंडिया राइनो विजन 2020 चालू किया गया, जिसको जो है असम का वन विभाग करता है। अच्छा, WWF का जो इंडिया वाला भाग है और इंडिया इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन जिसने रिपोर्ट जारी की है, तीनों लोग मिलकर के इंडियन राइनो विजन 2020 को इन्होंने शुरू किया। अच्छा, जो भारतीय राइनो है, यानी जो भारतीय गैंडा है, उसकी स्थिति देखें तो वल्नरेबल है। IUCN का स्टेटस क्या है? वो क्या है? वल्नरेबल वीएन है, ठीक है। ये साइट्स के परिशिष्ट 1 में आते हैं और आपका जो वन जीव संरक्षण अधिनियम उसके शेड्यूल 1 में आते हैं। इसको मैंने कंप्लीट करा दिया, साइट्स को भी पढ़ाया हुआ है, हालांकि नीचे एक बार और पढ़ने को मिलेगा। और वन जीव संरक्षण अधिनियम के बारे में मैंने आपको बताया ही था, टेलीग्राम पे भी इसको शेयर किया था, सारे जो अनुसूचियाँ हैं, और आप जानते ही होंगे स्टैटिक पार्ट है ये, ठीक। तो वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का क्या है? ये अनुसूची 1 तहत आता है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में वल्नरेबल स्थिति IUCN की है। और स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम होता है, इसमें 22 प्रजातियां शामिल हैं इस प्रोग्राम में, स्पीसीज रिकवरी में। इसमें से एक जो है वो कौन सा है? गैंडा भी है, भारतीय गैंडा, इंडियन राइनो, ठीक। अब हमने राइनो के बारे में देख लिया। तो जो रिपोर्ट आई है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन के द्वारा, इसने क्या नाम दिया इस रिपोर्ट का? द स्टेट ऑफ द राइनो 2023, ठीक। अब ये जो IRF है, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, इसको 1991 में स्थापित किया गया था। जो 5 जीवित पैंडा की जो गैंडा की जो प्रजातियां हैं उनको बनाए रखने के लिए कार्य करता है ये, ठीक। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो भारत और नेपाल है उसमें एक सींग वाले जो गैंडा है ना, उनकी आबादी बढ़ रही है, जिन्हें भारतीय गैंडा कहा जाता है। काले गैंडों की आबादी बढ़ रही है, हालांकि इनका अवैध शिकार है। लेकिन जो सफ़ेद गैंडा है और सुमात्रियन गैंडा है, इनकी आबादी कम हो रही है। तो अगर हम देखा जाए तो आप देखो कि जो 5 प्रकार के जो गैंडे पाए जाते हैं उनमें अगर वाइट राइनो की स्थिति देखें जाए तो वो क्या है? नियर थ्रीटेंड है। एक सिंग वाला जो गैंडा है उसकी स्थिति क्या है? वल्नरेबल, इसको रियायत करना है। ब्लैक राइनो की क्रिटिकल है, जावाई क्रिटिकल है और सुमात्राई जो गैंडा है उसकी भी क्रिटिकल स्थिति है। तो हमने पूरा आर्टिकल देख लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। बैन ऑन द ड्रग्स हार्मफुल फॉर द गल्चर्स। गिद्धों के लिए जो है कई सारे हानिकारक दवाओं पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक। तो आप जानते हैं
हैं कि क्या गिद्ध क्या थे। गिद्ध भारत में पहले बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते थे, लेकिन इसके बाद इनकी आबादी लगातार घट गई। अब ये क्या है, विलुप्त होने की कगार पे पहुंच गए हैं गिद्ध। गिद्ध ऐसा जानवर है, ऐसा पक्षी है, ठीक है, जानवर नहीं कहेंगे उसको, तो वो उसमें उसके पास पाचन शक्ति इतनी मजबूत होती है कि अगर वो आप जानते हैं ना कि जिस पशु के वो अगर कोई पशु मर जाए उसमें से कितनी बदबू आती है, ठीक, बावजूद इसके जो गिद्ध है उसको खा जाते थे, उसके पूरे मांस को खा जाते हैं और वो उसको पचा ले जाते हैं, क्योंकि उनका जो स्टमक होता है उसमें HCl की जो मात्रा होती है ना, उसका जो pH मान होता है 1.2 से 2.7 के बीच में रहता है। इतना हार्ड होता है कि एक मेटल जैसे चीज़ को भी वो पचा ले जाए, ठीक है, इतनी वो उसके अंदर पाचन शक्ति मजबूत होती है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। तो एक प्रकार से क्या करते थे, ये एक विघटक के रूप में भी कार्य करते थे, जिन चीज़ों को मतलब जो सड़ी गली चीज़ें थी उसको भी ये और मांस को भी ये खा लेते थे, ठीक। तो अगर तो उसके बाद क्या हुआ कि अनेक प्रकार के जो है पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड किसान खेत में यूज करने लगे, और जानवरों को भी, पशुओं को भी उपचार के लिए जो दवाएं दी जाती थी उसमें क्या था, डाइक्लोनोफेनाल था, डाइक्लोनोफेनाल। अब ये क्या हुआ, ये जो 2 केमिकल्स थे ना, ये जानवरों को जब पशुओं को उपचार में देने लाते थे, फिर जब इनकी मृत्यु होती थी, फिर जब इसको गिद्ध खाए तो इस केमिकल को वो सहन नहीं कर पाए, किडनी पे इनके जो है वो इफेक्ट पड़ा, वो पचा नहीं पाए इसको, किडनी पे इफेक्ट पड़ा और इनकी मृत्यु होने लगी। जब बड़ी संख्या में मृत्यु होने लगी तो फिर पता चला कि ये केमिकल है, फिर इसको बैन किया गया। तो अभी हाल ही में क्या हुआ कि औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड है जो क्या करता है, जो ये देता है कि हम जो भी दवाइयाँ होंगी उस पर क्या करेगा, वो निर्णय लेगा कि ये दवाइयाँ टेक्निकली रूप से चलेंगी या नहीं चलेंगी। जो भी टेक्निकल निर्णय होंगी, सबसे जो सुप्रीम बॉडी है, जो भी वो भी लीगल बॉडी, सुप्रीम लीगल बॉडी है ये, ठीक है, जो दवाओं पे तकनीकी मामलों पे निर्णय लेती है, औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड, नाम ही इसका तकनीकी सलाहकार बोर्ड है। किसके अंतर्गत कार्य करती है, तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है, ठीक। तो इसने जो है क्या किया, इसने 2 दवाओं पे बैन लगा दिया। कौन सी दवाएं थी, तो केटोप्रोफेन और एसिक्लोफेनाक और केटोप्रोफेन, ये दो दवाएं थी जो पशुधन के उपचार में उपयोग होती थी, जिसका निर्माण पे, बिक्री पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे, सब पे बैन लगा दिया गया, ठीक है। क्योंकि ये क्या कर रहे थे, ये दवाएं जो थी, ये जो है इसमें नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाएं थी जो पशुओं के इस्तेमाल के लिए यूज होती थी। ये गिद्ध और अन्य शिकारी जो पक्षियां हैं इनके लिए हानिकारक होती थी, ठीक। तो अभी जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई होती हैं वो क्या होती है कि इसका गिद्ध पूरी तरह से मेटाबोलाइजेशन हो नहीं पाता है, ये वही बताया ना कि किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है, इसीलिए इसको बैन किया गया। जैसे ये न्यूज में है। अब आपको देखना है कि भारत में क्या है कि भारत में जो गिद्ध है उसकी 9 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक। अब 9 प्रजातियां जो हैं, अब इसमें क्या है कि अब इसमें सफ़ेद पुट्ठे वाला जो गिद्ध है, ठीक है, व्हाइट बैक्ड वल्चर है, स्लेंडर बिल्ड वल्चर है और लॉन्ग बिल्ड वल्चर है। इन तीनों की आबादी में दशकों में काफ़ी भारी गिरावट आई है और इनकी तीनों प्रजातियां क्या हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अभी हम लोग देखेंगे ऊपर। अभी गिद्ध जो है वो स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम जो है, उस जो 22 प्रजातियां बताया ना ऊपर, अभी जिसमें आप गैंडा था उसमें गिद्ध भी आता है। स्पीसीज को रिकवर करने के लिए जो प्रोग्राम बना, स्पीसीज रिकवरी, 22 प्रजातियां उसमें ये गिद्ध भी आता है, ठीक है। तो जो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन है, ये रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट रम्प्ड वल्चर, स्लेंडर बिल्ड वल्चर और इंडियन वल्चर, ये जो है क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड की स्थिति में आते हैं। नियर थ्रेटन है। लिस्ट कंसर्न कौन सा है, ग्रिफन वल्चर है, ठीक है। तो ये 9 जो है ये गिद्ध है, 9 प्रकार के गिद्ध भारत में पाए जाते हैं। अब आता है हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल, फंजा जो कवक है उसके मान्यता के लिए, उसके संरक्षण के लिए आवाज़ उठी है। तो जो फंजाई फाउंडेशन है इसने जो है जो UN का जैव विविधता है उसमें जो बैठक हुई उसमें लोगों से आग्रह किया कि जब हम बात करते हैं फ्लोरा की, यानी जो पूरे वनस्पति जात की जब हम बात करते हैं जिसमें पेड़ पौधे सब आएंगे, पादप चीज आएंगे, और फना की जिसमें कि प्राणी जात के लिए आते हैं, जिसमें एनिमिलिया से लेकर अनेक प्रकार के जो जीव जंतु आते हैं। तो जब इनकी बात करते हैं तो हमें साथ साथ जो है फंजा की भी बात करनी चाहिए, फंगा की भी बात करनी चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि ये आप समझो कि क्या है कि ये पृथ्वी की जो पूरी तरई है ना, सामूहिक रूप से इनके बिना संभव नहीं है। क्योंकि ये क्या करते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है ये जब जिस तरह से एक प्लांट हो गया, एक एनिमलाई किंगडम हो गया, दूसरा हमारा जो है फंजाई वाला किंगडम होता है, ठीक है। क्यों ये तरई है तभी जो है पूरे जीव अस्तित्व में है, और ये क्या है कि सामूहिक रूप से एक दूसरे पर ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे में इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, इसका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए, ठीक है। तो आप समझो कि जो फंगाई होते हैं उसके बारे में समझो कि जो क्या करते हैं कि ये एक एकल कोशिका वाली प्रजातियां होती हैं, और कुछ जो है जटिल बहुकोशिका मल्टी सेलुलर्स भी होती हैं, जो क्या करती हैं कि ये माइक्रोराइजल के रूप में, कार्बन भंडार के रूप में, डिकम्पोजर के रूप में, ठीक है, डिकम्पोजर के रूप में, दवा निर्माण में, पोषक चक्र में, ठीक है, माइक्रो रिमेडिएशन में, इन सारी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है।
ठीक। और इसकी कई सारी प्रजातियां होती हैं। तो अगर हम देखा जाए तो ये क्या है कि तीनों एफ की तुलना अगर हम देखें तो आप समझो कि जो फ्लोरा होता है वनस्पति जाति में, उसमें कौन से आते हैं, प्लांट, यानी कि जो पौधे वाले जो पादप चीजें आएंगी वो आती है, जिसमें शैवाल आएगा, पुष्प आएगा, वृक्ष आएगा। ठीक है, ये आमतौर पर एक जगह रहते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के रूप में इसको जानते हैं हम लोग। प्राणी जात एनिमिलिया प्राणी आता है, जिसमें कि कीट, सरीसृप, स्तनधारी आते हैं, जिसमें उपभोक्ता जो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, ये क्या है, कंज्यूमर्स हैं, शिकार है और शिकारी दोनों हैं। ठीक है। जो कवक होता है ना, वो क्या होता है, डिकम्पोजर होता है, डिकम्पोजर होता है। ठीक है, आमतौर पे एक ही जगह रहता है ये। ठीक, जिसमें मशरूम, फफूंद, खमीर वगैरह चीज़ें आती हैं। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, लाल चंदन की लकड़ी के निर्यात के संबंध में कुछ पॉलिसीज बनी है। जैसे कि उद्योग, जो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है, उसके अंतर्गत कौन कार्य करता है, विदेश व्यापार महानिदेशालय। तो इसने बताया कि जो निजी कृषि भूमि है ना, यहाँ से जो लाल चंदन है, लाल चंदन, इसकी लकड़ी के जो निर्यात होगा ना, एक्सपोर्ट होगा, उसके संबंधित पॉलिसी में ये संशोधन किया गया है। ठीक, तो किस एक्ट के तहत संशोधन किया गया, कैसे, उसका क्यों अधिकार है, तो समझो कि उसके पास अधिकार है विदेश व्यापार अधिनियम 1992 और विदेश व्यापार नीति 2023, इसके द्वारा इसको शक्ति है DGFT विभाग को कि ये जो है एक्सपोर्ट पॉलिसीज में संशोधन कर सके। तो अगर जब हम अपनी विदेश व्यापार नीति को जानते हैं तो जो लाल चंदन है उसका हम आयात जो है वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, यानी कि एकदम एक तरह से बैन है ये। ठीक है, बैन है पूरी तरह से, आयात हम एकदम नहीं कर सकते। जबकि निर्यात क्या है, ये निषिद्ध है, मतलब रिस्ट्रिक्ट किया गया है, कुछ कुछ मामलों में इस पर छूट दिया गई है, कुछ कुछ मामलों में इसको मतलब पॉलिसीज से इसको हम चेंज कर सकते हैं, पूरी तरह से बैन नहीं है। बैन और प्रोहिबिटेड में अंतर होता है, रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड में अंतर होता है। ठीक है चीजें, तो अभी आप देख लो। तो अभी संशोधन क्या अनुमति दिया है कि अगर ये देखा जाएगा कि जो कृत्रिम रूप से उत्पादित किए गए या मतलब आर्टिफिशियली जो उगाए गए हैं या ऐसे उगाए गए हैं जो निर्यात है चंदन है, उसके निर्यात का वार्षिक कोटा बनाया जाएगा और लाल चंदन का जो जंगली सैंपल उस पर शून्य निर्यात कोटा लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये संशोधन किया गया है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान देनी है, किस चीज़ पर ध्यान देनी है, लाल चंदन पे देनी है। ठीक है, लाल चंदन न्यूज में था तो हमें लाल चंदन पे देनी है। तो लाल चंदन की जो IUCN की स्थिति क्या है, वो है इंडेंजर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इंडेंजर्ड। और जो हमारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है उसकी सूची कौन सी है, ये चौथी अनुसूची। ठीक है, चौथी अनुसूची में आता है ये। ठीक है, अच्छा, साइट्स का परिशिष्ट कौन सा है, दूसरा, पहला मत मर गया ना, दूसरा। और अच्छा, अगर इसका देखा जाए हमारा प्राप्ति स्थल, तो हमारा ये नेटिव जो है स्पीसीज है, यानी कि हमारे यहाँ स्थानीय प्रजाति है, आकर विदेशी प्रजाति तो है नहीं, ये भारत की खुद की प्रजाति है जो कहाँ पाई जाती है, भारत का पूर्वी घाट। जैसे आप देखो ये भारत का नक्शा हो गया, तो इधर पश्चिमी घाट, ये इधर वाला पूर्वी घाट, तो पूर्वी घाट के जो है कुछ कुछ क्षेत्र, जैसे कि इधर कौन सा राज्य होगा, इधर आंध्र प्रदेश होगा, तो ऐसे में आंध्र प्रदेश के अलग अलग जो वन इलाके हैं उसमें लाल चंदन पाया जाता है। इसकी विशेषताएं देखें तो बहुत धीमी गति से बढ़ने वाली प्रजाति है, जिसमें कि लगभग 20 से 25 वर्ष बाद ही ये बीज तैयार होता है। ठीक, सूखा सहिष्णु होता है ये, जिसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कि सैंडलवुड हो गया, रेड सैंडलवुड हो गया। ठीक है, अनेक प्रकार का रक्त चंदन, लाल चंदन, बट नाम इसके अलग अलग हैं। पूरे अगर एशिया में देखें तो विशेष रूप से चीन में इसकी अधिक मांग है, क्योंकि यहाँ पे कॉस्मेटिक्स में, औषधि उत्पाद में, फर्नीचर में, लग्जरी फर्नीचर्स में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, लाल चंदन का। अभी जब साइट्स की बैठक हुई, तो साइट्स की जब अस्थायी समिति की बैठक हुई 77वीं वाली, तो उसमें भी जो लाल चंदन है ना, उससे RST को हटाने का निर्णय लिया गया। साइट्स की बैठक हुई कौन सी, अस्थायी समिति की। ठीक, कौन सी बैठक हुई, 77वीं, तो उसमें क्या बताया गया, RST को जो है वो हटाने का निर्णय लिया गया। ठीक, हटाने का निर्णय लिया गया। अब RST क्या है, रिव्यू ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रेड, इसका फुल फॉर्म है RST का जो है, RST का रिव्यू ऑफ द सिग्निफिकेंट ट्रेड। क्यों होता है, क्योंकि अगर ये साइट्स क्या है, साइट्स जो है ना कि वो प्रजातियों का जब कोई किसी भी जो वनस्पति हो या पादप हो, उनका अगर मतलब अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक उपयोग होता है, आयात निर्यात होता है, तो उस पर निगरानी रखती है। तो जो साइट्स है ये क्या करती है, जो RST है ये जो है पादपों पे, जंतुओं पे जो निर्यात है उस पर नज़र रखने के लिए साइट्स के द्वारा क्या है, एक प्रक्रिया, एक प्रोसीजर्स है, इसको लाल चंदन से हटा दिया गया। ठीक, मतलब स्थायी समिति में मतलब ये माना गया, मतलब ये आप जानते हो कि इस प्रक्रिया के माध्यम से ये पता लगाया जाता है कि अगर साइट्स के जो नियम है उसको पालन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, तो इससे RST से जो है लाल चंदन को हटा दिया गया। ठीक, अभी आप जानते हैं साइट्स के बारे में कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। 1963 में IUCN जो कंट्रीज थे, जो सदस्य थे, उन लोगों के लिए एक तैयार किया गया था संकल्प।
अब इस कन्वेंशन को जो है वाशिंगटन में सहमति मिली, 1975 में लागू हुआ। इसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो वन्यजीव हैं और वनस्पति हैं उनके नमूनों का जो है उससे जो है अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार हो, चाहे उससे जो उसका अंतर्राष्ट्रीय आयात निर्यात हो, लेकिन उससे क्या हो, उनके अस्तित्व को खतरा ना हो। ठीक है, अस्तित्व के खतरे को रोकता है साइट्स प्रबंधन। तो साइट्स के 3 परिशिष्ट आप बार बार पढ़ते होंगे, परिशिष्ट 1 में, परिशिष्ट 2 में, परिशिष्ट 3 में। तो वो हम जानते हैं, चलिए इस पे पढ़ते हैं कि कौन कौन सी परिशिष्ट 1 में कौन सी प्रजातियां शामिल होती हैं और उनके जब वहाँ पे शामिल होती है तो उससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पे क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो साइट्स की जब परिशिष्ट 1 में जो प्रजातियां होती हैं, तो जो परिशिष्ट 1 में जब होंगी तो जो सभी वैसी जंतु और पादप होंगे जिनकी विलुप्ति पे सबसे अधिक खतरा होगा। ठीक है, जिनके विलुप्ति का सबसे अधिक खतरा होगा, तो वैसे जो जंतु होंगे और प्लांट्स होंगे उनको यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इस पर क्या होगा, रोक होता है, बैन होता है। जब मतलब समझो कि गैर व्यावसायिक आयात जो उद्देश्य होगा उसको छोड़ करके सब चीज़ें बैन होती हैं। ठीक है, अच्छा, परिशिष्ट सेकंड में देखा जाए ऐसी प्रजातियां होती हैं जिन पे मतलब खतरा तो नहीं है, पर अगर इनका रेगुलेशन नहीं किया गया तो उन पे खतरा बन सकता है। तो ऐसे में जो है क्या होता है कि निर्यात प्रमाण पत्र दी जाती है और वैसे में उसको जो है उस पर सर्टिफिकेट देकर के एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो साइट परिशिष्ट 3 है उसमें उन प्रजातियों को एक सूची होती है जिनमें व्यापार पर जो क्या किसी देश ने कंट्रोल कर रखा हो। ठीक है, और वो अन्य देश से मांग करता है कि इसके आप भी जो है इस पर क्या हो कि इस पर इसका जो है अवैध दोहन या फिर अवैध उपयोग न करें और अवैध व्यापार न करें, जैसे इसकी प्रजाति पे संकट पे खतरा ना उत्पन्न हो। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में इस पे भी जो है प्रमाण पत्र उचित देने पर अनुमति दी जा सकती है। साइट्स के अगर सचिवालय की बात करें तो साइट्स के सचिवालय कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है सचिवालय, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। 184 इसमें पक्षकार देश हैं। ठीक, अब भारत में जो साइट्स के लिए प्रबंधन प्राधिकरण कौन सा है, तो साइट्स एमए है, जो कि मतलब वन्यजीव संरक्षण निदेशक भारत सरकार। इसके अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कुछ और समझते हैं। एक माइक कार्यक्रम है, माइक कार्यक्रम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, जिसमें क्या होता है कि जो हाथियों के अवैध हत्या की इसमें निगरानी की जाती है, अवैध हाथियों की मौत का स्तर, रुझान और कारण इसकी पहचान की जाती है, पड़ताल की जाती है। भारत में 10 साइट्स हैं, वो क्या है, माइक कार्यक्रम का हिस्सा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान देना। माइक कार्यक्रम किसे संबंधित है, तो हाथियों के अवैध हत्या के निगरानी के संबंध में है। ठीक, साइट्स जो है वो उसमें ध्यान देना है आपको कि जो ये क्या है कि सभी पक्षकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी है, पर क्या है कि देशों की जो राष्ट्रीय कानून है उसकी ये जगह नहीं लेता है। ठीक, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे, इन्वेजिव एलियन स्पीसीज। ठीक है, यानी जो आक्रामक विदेशज प्रजातियां हैं उनके बारे में हम लोग समझेंगे। अब उनके चीज़ों को समझेंगे, कौन कौन सी प्रजातियां आक्रामक जो न्यूज में रही हैं उनको भी हम लोग अच्छे तरीके से इसमें समझने वाले हैं। तो सुर्खियों में क्यों रहा कि जो जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र पे जो अंतर सेवाओं पे अंतर सरकारी मंच है उसने जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां और उसके नियंत्रण पे एक असेसमेंट रिपोर्ट जारी की। ठीक है, IPBES ने जारी की, जो विदेशी प्रजातियां हैं आक्रामक तौर पे। ठीक है, उनके बारे में। तो जो आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि ये क्या करती हैं, स्थानीय जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र और मूल प्रजातियां, इन तीनों पे क्या करती हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं। और क्या करती हैं, जो स्थानीय जो प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र होगा उसमें ये जा करके स्टैब्लिश हो जाती हैं और अपना जो है प्रचार प्रसार करने लगती हैं। ठीक, जो विदेशी प्रजातियाँ होती हैं उसमें कौन कौन लाते हैं, तो उसमें प्राणी आते हैं, प्लांट्स आते हैं और अन्य जीव जंतु शामिल होते हैं। इनका जो है नए क्षेत्र में जो प्रवेश होता है वो कैसे होता है, मानव गतिविधियों की जो है अनजाने अनजाने में प्रवेश होता है। मानव गतिविधियों से कैसे होता है, जैसे अभी आपको मैंने मंथली मैगजीन जब क्लास करा रहा था तो उसमें आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया था, एक उसमें कोई स्पीसीज थी जो क्या था कि वो जो समुद्री जहाज होते हैं तो उनका जो बोनट होता है ना, आगे सामने जो इसमें होता है, इस पर वो जब जहाज जा रहा था तो उस पर चिपक जाती है और नॉर्थ सी से चलती हैं तो फिर नॉर्थ अटलांटिक सी से तो फिर आकर के वो इंडियन ओशन में आ जाती थी। वो स्पीसीज का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, बट वो क्या था कि अटलांटिक ओशन से जहाज़ों पे चिपक करके वो इंडियन ओशन तक चली आई। अब यहाँ आई तो फिर यहाँ पे क्या है, आक्रामक तौर पे वो प्रसार करने लगी। तो यानी क्या है कि किसी न किसी माध्यम से जैसे मानव गतिविधियाँ होती हैं तो वो आक्रामक हो जाती है, जाने अनजाने में उनका जो है वो प्रचार प्रसार होता रहता है। ठीक है, और ऐसे क्या करती हैं, वो जो नेटिव प्रजातियां होंगी, जो स्थानीय प्रजातियां होंगी उनको जो है वो रिप्रेस कर देती हैं। और हम अगर रिपोर्ट्स की मान लें तो जो भी आक्रामक विदेशी प्रजातियां हैं वैश्विक स्तर पे पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो जो भी बायोडाइवर्सिटी है उसका प्रत्यक्ष रूप से नुकसान पहुंचाने में 5 कारणों में से प्रमुख कारण एक है ये भी। ठीक है, तो अभी क्या है कि आक्रामक विदेशी प्रजातियां उनकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, जैसे क्या करती हैं कि तेज़ी से इनका जो है रिप्रोडक्शन होता है और इनके ग्रोथ होती है, प्रचार प्रसार काफ़ी तेज़ी से होता है, काफ़ी हाई कैपेसिटी होती है प्रसार करने की, फैलने की। अच्छा, जो अगर देखा जाए तो नई परिस्थितियों में इसको जो है अनुकूल होने की क्षमता भी होती है। और अगर देखा जाए तो सबसे अधिक तो हमें जो है इस पर क्या होता है कि अलग अलग
प्रकार के आहार पे, विभिन्न पर्यावरण परिस्थितियों में इन पे होती है कि ये इसको सहन कर लेते हैं और ये जो है सर्वाइव किए रहते हैं। तो इसके संबंध में कुछ वैश्विक प्रयास भी हुए हैं और वैश्विक प्रयास के बाद हम लोग सुर्खियों में रहे कुछ जो आक्रामक प्रजातियां हैं उसके संबंध में देखेंगे। तो वैश्विक प्रयास ये हुए हैं कि आक्रामक प्रजातियों के संबंध में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया गया 1994 में। जो ये करती क्या है कि जो आक्रामक प्रजातियां उसके संबंध में जो है एक साइंटिफिक और पॉलिसी जो निर्माण करने के लिए एक वैश्विक नेटवर्क बनाया गया। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच बनाया गया। यूएन की संस्था इसमें नहीं है, इसको ध्यान देना, ठीक है। 2012 में इसका गठन हुआ था। क्या है, स्वतंत्र जो है अंतर सरकारी निकाय है। इसका काम यही है कि जो जैव विविधता उसका संरक्षण करें और संधारणीय उपयोग करें, मानव कल्याण और संधारणीय विकास करें। और जो IPBES है इसको जो है UNEP सचिवालय सेवाएं प्रदान करता है। भारत भी इसका क्या है, सदस्य है, ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम लोग एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन। तो बैंकॉक में जो है 32वां सत्र आयोजित हुआ। APPPC यानी एशिया पैसिफिक प्लांट प्रोटेक्शन कमीशन। इसको जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे हुआ, बैंकॉक में हुआ। किस लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत को जो है 2 वर्षों के लिए जो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट्स हैं, ठीक है, एकीकृत कीट प्रबंधन है, ठीक, इस पे क्या है अस्थायी समिति का अध्यक्ष चुना गया 2 वर्षों के लिए भारत को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत को 2 वर्षों के लिए अध्यक्ष चुना गया। कहाँ पे हुआ, बैंकॉक में हुआ था, ठीक है। APPC क्या है, एक अंतर सरकारी संगठन है जो करता क्या है, जो एशिया पैसिफिक जो एरिया है उसमें पौधों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बढ़ावा देता है, ठीक। जो FAO की मंजूरी से क्या है, एक जो FAO है फूड एंड जो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसकी मंजूरी से एक जो है एक क्षेत्रीय निकाय के रूप में इसको स्थापित किया गया था, ठीक। प्रमुख कार्य आप जानते होंगे कि कृषि व्यापार को बढ़ावा देता है और आक्रामक प्रजातियों के प्रकोप के प्रबंधन में जो है इसको रोकता है, आक्रामक प्रजातियों के प्रसार को, ठीक है। तो अभी आते हैं कि कुछ सुर्खियों में जो कुछ आक्रामक प्रजातियां रही हैं वो न्यूज में रही हैं, तो उसके हम लोग देखते हैं। क्योंकि आक्रामक प्रजातियों के बारे में सवाल UPSC का ये बड़ा फेमस टॉपिक है, बड़ा फोकस वाला टॉपिक होता है। तो प्रोसोपिस चिलेंसिस, ठीक है, एक जो है आक्रामक प्रजाति है, मन्नार की खाड़ी की जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें पाई जाती है, ठीक है। जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में ये 21 द्वीप है, उसमें जो है जो भी नेटिव स्पीसीज है, नेटिव जो प्लांट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा रही है। एक वृक्ष की आक्रामक प्रजाति है प्रोसोपिस चिलेंसिस, ठीक है। तो अगर हम देखा जाए तो जो मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व है। ये क्या होता है, इसमें कि जो आर्कटिक प्रदेश हैं वहाँ से जो भी पक्षियाँ आती हैं उनके लिए एक जो है अधिवास के रूप में कार्य करता है, ठीक। ये जो वृक्ष है, ये जो वृक्ष है वो क्या है, शुष्क क्षेत्रों का जो सूखा प्रतिरोधी वृक्ष है। कहाँ पाया जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में 4 देश में पाया जाता है, जैसे अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, पेरू में। भारत का ये नहीं है, ठीक है। गम्बूसिया मॉस्किटो फिश, आपने नाम सुना होगा, आप जानते भी होंगे, मच्छरों के लिए जो है एक काल के रूप में है। जैसे कि मच्छरों के जो लार्वा होती है उसको खा जाती हैं, तो इस पर जो मच्छरों पे जो है जैविक नियंत्रण के लिए भारत में लाया गया था। तो अभी क्या है कि एक नया अध्ययन के अनुसार जो है मॉस्किटो फिश की 2 आक्रामक प्रजातियां क्या हैं भारत में, जो है भारत के जो इकोसिस्टम है वो अलग अलग इकोसिस्टम्स में फैल गई हैं। इन दोनों प्रजातियों का नाम क्या है, गम्बूसिया एफिनिस और गम्बूसिया जो है होलब्रूकी, 2 जो है ये आक्रामक प्रजातियां हैं, ठीक है, वो फैल गई हैं। अब ये USA की मूल प्रजातियां हैं, ठीक, ये ध्यान देना आपको। तो जो ये प्रजातियां क्या होती हैं कि उथले जल में रहती हैं और जो अब वहाँ से फिर क्या करेंगे, सघन वनस्पति क्षेत्र वाला जो क्षेत्र होगा वहाँ पे प्रवेश करके और जो लावा होगा, पीपा होगा, उसका भक्षण कर लेती हैं, ठीक है। तो काफ़ी तेज़ी से ये अपने मात्रा को बढ़ा भी रही हैं। तो ये भी एक बड़ी क्या है, आक्रामक प्रजातियाँ हैं। अच्छा, कोनोकार्पस वृक्ष आक्रामक क्या है, मैंग्रोव प्रजाति है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि गुजरात सरकार ने इस पर बैन लगा दिया, न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि बैन गुजरात सरकार ने लगा दिया। ये एक मैंग्रोव की आक्रामक प्रजाति है, ठीक है। अच्छा, ये जो है अगर देखा जाए विश्व का जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसकी मूल प्रजाति है, भारत की नहीं है। तेलंगाना सरकार ने भी इसको जो है रोक लगा दिया है। इस पर होता क्या है कि कई से जो है सार्वजनिक स्थानों पे इसका सजावटी प्लांट्स के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, लुडविगिया पेरुवियाना, अब इसमें से आपको क्या है ना कि सारी चीज़ों को देखना ही है, बहुत सारी चीज़ें अगर आपको इसमें अभी आएंगी। तो लुडविगिया पेरुवियाना क्या है, एक आक्रामक खरपतवार है। तमिलनाडु में जो हाथियों के प्रवास को, चारागाहों को नुकसान होता है इससे यहाँ से। और ये क्योंकि अभी इसको स्थानीय नाम में बायल बोलते हैं, दलदलों तक फैल चुका है ये, ठीक। अच्छा, ये कहाँ के जो स्थानीय प्रजाति है, ये पेरू और साउथ अमेरिका की स्थानीय प्रजाति है, भारत की नहीं है। तो भारत में ये फैल गया है तो बहुत खतरा हो चुका है इसके लिए। हालांकि अगर देखा जाए तो इसमें पीले छोटे फूल होते हैं जो सजावटी के रूप में इस्तेमाल होता है, जलों के किनारे तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। तो तमिलनाडु ने अपने पूरे राज्य में जो आक्रामक
प्लांट्स हैं उनकी सूची में इसको रखा है। रेड फायर आंट, ठीक है, यूरोप में पहली बार पाई गई है। साउथ अमेरिका की मूल प्रजाति है किंतु यूरोप की नहीं, लेकिन यूरोप में पाई गई है। अब देखा जाए तो यूएसए, मैक्सिको, कैरेबियन, चाइना, ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। इसका प्रभाव ये है कि सुपर कॉलोनी बनाती है, ठीक है, सुपर कॉलोनी काफ़ी तेज़ी से फैलती हैं, ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये क्या करती हैं, कैसे कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करती हैं, तो जो कि कुछ केमिकल स्राव करती हैं और स्टिमुलेशन करती हैं। इसके माध्यम से होता क्या है कि जैसे कि कुछ शरीर को आपस में रगड़ेंगे तो उससे कुछ होगा कि उससे ध्वनि उत्पन्न होती है, कंपन उत्पन्न होता है, उसके माध्यम से संचार कर लेती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो रेड फायर आंट यूरोप में पाई गई, इसलिए न्यूज में है। तो अभी अगर हम लोग आते हैं अब अपने नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज। तो IUCN ने जो है एक अपडेटेड रेड लिस्ट को जारी किया। तो हम लोग पहले IUCN को समझ लेते हैं। IUCN कितने प्रकार की स्पीसीज़ को कितने प्रकार में डिवाइड करता है वैसे समझ लेते हैं, कैसे कार्य करता है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है हेडक्वार्टर, बहुत लोग गलती कर देंगे, ठीक है। और रेड लिस्ट क्या होती है, फिर अपडेटेड रेड लिस्ट क्या है, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहले हम लोग IUCN के बारे में जानते हैं। IUCN का गठन कब किया गया था, तो 1984 में किया गया था, 1948 में किया गया था, सॉरी उल्टा बोल दिया, 1948 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। नाम ये आप स्विट्जरलैंड याद कर लो, पर ग्लैंड याद रखना, ग्लैंड, ठीक है। कार्य इसका यही है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाए, एक जो है न्यायसंगत विश्व का निर्माण हो, प्रकृति के महत्व को समझे और उसका संरक्षण करे, ठीक। जो सरकार है और सिविल सोसाइटी दोनों इसके सदस्य होते हैं IUCN के। इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी की जाती है, रिपोर्ट की स्टेट ऑफ द वर्ल्ड एम्फीबियन, द सेकेंड वर्ल्ड एम्फीबियन असेसमेंट रिपोर्ट, ये IUCN रिपोर्ट जारी करता है। तो अगर आप देखा जाए तो IUCN की सूची में कोई प्रजाति या कोई जो भी प्लांट्स या पौधे आते हैं या जंतु आते हैं वो कैसे जो है उसमें शामिल होते हैं, उसका प्रोसीजर क्या है। तो मान लो कि ये पूरी दुनिया में सभी प्रजातियां हैं, ठीक है। तो पहली चीज़ ये देखा जाएगा कि किन प्रजातियों का मूल्यांकन किया गया है, किन प्रजातियों का मूल्यांकन नहीं किया गया। जिनका मूल्यांकन किया जाएगा उनका तो मान लो ठीक है कुछ रहेगा, जिनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। अगर फिर देखा जाता है कि इन मूल्यांकन में से किसका डेटा सफिशियंट है हमें उसको कैटेगराइज करने के लिए, तो जिसका डेटा सफिशियंट होगा उसको एक तरफ रखेंगे, जिसका डेटा नहीं सफिशियंट रहेगा उसको हम लोग हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर जिसका डेटा सफिशियंट रहेगा उसमें भी क्या होगा कि जैसी उसकी प्रवृत्ति रहेगी, जैसे कि जिस प्रकार से खतरा बढ़ता जाता है उस हिसाब से इसका जो है कैटेगराइजेशन किया जाता है। जैसे कि लिस्ट कंसर्न, इसमें कोई कंसर्न नहीं होगा, ठीक है, लिस्ट कंसर्न। इसके बाद आता है उससे अधिक जो खतरा रहेगा तो नियर थ्रेटेंड आएगा, फिर थ्रेटेंड श्रेणी में वल्नरेबल आएगा, फिर इंडेंजर्ड आएगा, सबसे खतरनाक में जाएगा थ्रेटेंड में तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहा जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक देखा जाएगा उसके बाद एक और श्रेणी आती है जिसमें द एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड आता है, ठीक, उसके बाद एक्सटिंक्ट आता है। तो ये सारी चीज़ें आप जानते ही होंगे, वही उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो ये उसकी श्रेणी होती है IUCN की, उसको किसी भी प्रजातियों को जो है उसकी उपलब्धता के बारे में उसकी मूल्यांकन करने के बाद वो रखती है। तो IUCN ने रेड लिस्ट अपडेटेड जारी की है। तो रेड लिस्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि विश्व की जो जैव विविधता उसके स्वास्थ्य की एक प्रमुख संकेतक है। ये क्या करती है सूची की जो भी स्पीसीज है उनका प्रसार क्षेत्र क्या है, उनकी आबादी क्या है, उनका हैबिटाट क्या है, उनका इकोसिस्टम क्या है, उनका उपयोग क्या है, व्यापार क्या है, खतरे क्या है और कंजर्वेशन के प्रयास क्या क्या हो रहे हैं उसके बारे में ये सारी चीज़ें ये जानकारी रेड लिस्ट देती है, ठीक है। तो मानदंड क्या है, इसके मानदंड ये हैं कि आबादी में कमी आई हो, सीमित भौगोलिक सीमा हो, जो आबादी घट गई हो या बहुत छोटा इसका हैबिटाट हो, या इसके बारे में कोई विश्लेषण जो है वो विलुप्त होने का ऐसा बताया गया हो। तो ऐसे तौर पे ये जो है इसको कैटेगराइज किया था रेड लिस्ट के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं रेड लिस्ट के बारे में कि रेड लिस्ट के जो आई है ये अपडेटेड रेड लिस्ट उसमें क्या बताया गया है। तो बताया गया है कि जो 44,000 प्रजातियां उस पर क्या है विलुप्त होने का खतरा है। हमारे सामने क्या है कि 44,000 प्रजातियां जो है विलुप्त हो जाएंगी, ठीक है। पिछले वर्ष की तुलना में 2,000 अधिक हो गई हैं। इसमें जो सैगा हिरण है उसको इसको नियर थ्रेटन के तौर पर रखा गया है, NT में क्रिटिकली एंडेंजर्ड से नियर थ्रेटन के मतलब उसके श्रेणी में रख दिया गया है। ये जो सैगा हिरण है वो क्या है हिमयुग से विद्यमान। तो सैगा हिरण के बारे में ध्यान देना क्योंकि न्यूज में है, ठीक है। अभी बताया गया इस रिपोर्ट में कि जो ताजे जल की जो 25% मछलियां उनको विलुप्त होने का खतरा भी है, ठीक, ये भी चीज़ें बताई गई हैं। केरल की जो आप यहाँ देख रहे हैं केरल की जो 4 ताजे जल की जो भूमिगत मछलियां हैं उनको उसमें शामिल किया गया है सूची में। तो इंडेंजर्ड में शामिल किया गया शाहजी कैटफिश, अब्दुल कलाम ब्लाइंड कैटफिश, पैंजियो भुजिया और वल्नरेबल में शामिल किया गया है गालम स्नेक हेड, ठीक है। तो इन 4 फिशेस को आपको ध्यान देना है। केरल की हैं ये, इंडेंजर्ड में इनको ध्यान, क्योंकि न्यूज़ में ना इसको आप एक सैगा हिरण को और इसको, ठीक है, तो रेड लिस्ट में है शामिल, तो अपडेटेड रेड लिस्ट में, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक। अब आता है
अब हम लोग आते हैं कि प्रोटेक्टेड एरियाज कौन कौन से जो है वो न्यूज में रहे हैं। संरक्षित क्षेत्र, तो आप संरक्षित क्षेत्र का मैप देख लीजिए। इन्हीं मैप के बारे में जो है इसी जो भी न्यूज में रहे हैं संरक्षित कंजर्व्ड एरिया, उनके बारे में हम लोग को बात करनी है। उत्तराखंड में गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान आप जानते ही होंगे, असम में बूढ़ा चपोरी वन्यजीव अभयारण्य, दुधवा राष्ट्रीय टाइगर जो है नेशनल टाइगर जो है वहाँ पे रिजर्व कहाँ पे है, यूपी में है। इसी तरह से कामलांग टाइगर रिजर्व, दम्फा टाइगर रिजर्व, पलामू टाइगर रिजर्व झारखंड में, सिमलीपाल में उड़ीसा टाइगर रिजर्व, ठीक है। इसी तरह से देवरीगढ़ वन्यजीव अभयारण्य, लेमरू हाथी रिजर्व जो है, अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, कलाकर टाइगर रिजर्व, ठीक। इसी तरह से कालालुंदी वल्ली कुन्नू सामुदायिक रिजर्व जो है, अमुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है। तो इन सारे उद्यान के बारे में हमें नीचे पढ़ना है। सारी चीज़ें क्यों न्यूज में रहे हैं, ये न्यूज में क्यों रहे हैं उसके बारे में समझेंगे, और कुछ विशेषताओं को समझेंगे जैसे नदी के बारे में और उनकी भौगोलिक स्थितियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं अपने अरुणाचल प्रदेश से, सबसे एकदम उत्तर पूर्वी क्षेत्र से शुरुआत करते हैं। तो पहला कामलांग टाइगर रिजर्व न्यूज में रहा, क्योंकि यहाँ पे जो एनजीओ हैं उनकी सहयोग से बटरफ्लाई वॉक और नेचर ट्रेल, दो प्रोग्राम्स का यहाँ पे आयोजन हुआ। कौन सा, बटरफ्लाई वॉक और नेचर ट्रेल कार्यक्रम का। इसकी अगर स्थिति देखा जाए तो ये कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश का लोहित जिला है, वहाँ पे स्थित है। जलवायु इसकी क्या है, उपोष्ण कटिबंधीय है, ठीक है। ग्लो झील इसी रिजर्व में स्थित है। इसमें कौन सी झील स्थित है कामलांग टाइगर रिजर्व में, तो ग्लो झील स्थित है, ठीक है। ये जो आपका बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इसकी महत्वपूर्ण पक्षी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में इसको शामिल किया गया है। यहाँ पे 3 नदियां बहती हैं, कामलांग, तवा और लंग, ठीक है। ये ध्यान आपको देना है इसमें, ठीक है। इसमें हिम तेंदुआ पाया जाता है, ये चीज़ों को आपको ध्यान देना। हॉर्नबिल भी पाए जाते हैं, ठीक। अच्छा, अब आते हैं हम लोग असम में बूढ़ा झापोरी वन्यजीव अभयारण्य न्यूज में रहा। ये कुछ ऐसे वन्यजीव अभयारण्य हैं जो आप नाम नहीं सुने होंगे, आप सुने भी होंगे तो आपको याद नहीं होंगे। इससे में जो है इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देना है, क्योंकि यूपीएससी का फोकस एरिया यहाँ रहता है। तो बूढ़ा झापोरी वन्यजीव अभयारण्य को जानते हैं, 40 साल बाद न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि गैंडे की यहाँ पे वापसी हुई। सोनितपुर जिला में है, असम के सोनितपुर जिला में है, ठीक है। यह जो है अगर देखा जाए तो असम के बीच में एक स्थित है वन्यजीव अभयारण्य लाओखोवा, ठीक है। लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य इसका एक हिस्सा है, और इसमें देखा जाए तो ये काजीरंगा टाइगर रिजर्व का बफर एरिया भी है, ठीक। इसमें क्या पाया जाता है, एक सिंग वाला विशाल भारतीय गैंडा पाया जाता है बूढ़ा झापोरी वन्यजीव अभयारण्य में, ठीक। अभी आते हैं हम लोग छत्तीसगढ़ में लेमेरू हाथी रिजर्व। लेमेरू हाथी रिजर्व क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि कोयला मंत्रालय जो है उसने लेमेरू हाथी गलियारा में जो भी कोयला खदान आ रही थी उसको डीनोटिफाई करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने उसको अनुरोध किया था और उसको स्वीकार कर लिया, ठीक है। तो ऐसे में अगर जानते हैं कि जो हाथी है वो क्या होते हैं कि उड़ीसा झारखंड से छत्तीसगढ़ की ओर विचरण करते रहते हैं, ठीक है। इस क्रम में क्या होता है कि कई बार मानव और वन जीव संघर्ष उत्पन्न होता है। कई सारे जो हाथी होते हैं और जो मानव होते हैं उसके बीच में जो है कई बार घटनाएं होने लगती हैं। तो ऐसे में इन्हीं मानव वन जीव संघर्ष को रोकने के लिए लेमेरू हाथी रिजर्व की स्थापना की गई। अब जो यह रिजर्व का क्या है, हंसदेव जो अरण्य वन है उनका हिस्सा है। हंसदेव अरण्य वन कहाँ पे है, तो छत्तीसगढ़ का कोरबा जिला में है। बहुत न्यूज में रहा क्योंकि ये कई बार इसमें जो है इसको कटाई करने के लिए कई सारे जो है इसमें अडानी की कंपनियां आई थी, तो फिर उसमें भी बहुत सारा विवाद हुआ है। उस विवाद के बारे में नहीं जानना है, उसको आप छोड़ो, लेकिन न्यूज में रहा तो आपको ध्यान देना। हंसदेव अरण्य वन कहाँ पे, छत्तीसगढ़ में है। इसके छत्तीसगढ़ के फेफड़े के रूप में इसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। झारखंड वाला जो है वो न्यूज में रहा पलामू टाइगर रिजर्व, क्योंकि यह झारखंड में जो है पलामू टाइगर रिजर्व में जो चीतल है, चीतल के लिए 4 सॉफ्ट रिलीज सेंटर जो है ये बनाया गया, निर्माणाधीन है, बनाया जा रहा है, ठीक है। तो जो पलामू टाइगर रिजर्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कहाँ पे है, जो छोटा नागपुर पठार है जो उसका पश्चिमी एरिया, जो पश्चिमी वाला एरिया है वेस्टर्न वाला छोटा नागपुर पठार का, उसके एरिया में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान और पलामू वन्यजीव अभयारण्य इसका हिस्सा है। ये भी इन बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया में शामिल है। इसमें नदियां आपको ध्यान देनी है, उत्तरी कोयल, औरंगा और बूढ़ा नदी, ठीक है। तो कौन सी नदियां हैं, उत्तरी कोयल नदी है, औरंगा और बूढ़ा नदी है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग मिजोरम में दम्पा टाइगर रिजर्व। तो दम्पा टाइगर रिजर्व में क्या देखा ना आपको, यहाँ पे एक नई जो है मेढक की प्रजाति की खोज की गई, ठीक है। मेढक टाड की एक नई प्रजाति की खोज की गई। इससे नाम किया गया बूफोइड्स भूपति इसका नाम दिया गया इस मेढक को। क्यों, किसके नाम पे, तो जो इस सरीसृप वैज्ञानिक थे सुब्रमण्यम भूपति, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, ठीक है, उनके नाम पर यहाँ पे बूफोइड्स भूपति इसका नाम दिया गया। तो दम्पा टाइगर रिजर्व मिजोरम में है। मिजोरम के जो पश्चिमी भाग में लुसाई पहाड़ियां हैं वहाँ पे ये पाया जाता है, वहाँ पे स्थित है। पश्चिम में बांग्लादेश में जो है चटगांव में ये चटगांव जो पहाड़ी इलाका है सजग पहाड़ी श्रृंखला इससे घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया में भी शामिल है। नदियाँ अगर देखा जाए तो इसमें 2 नदियाँ हैं। इसमें ख्वा थांगलांग तुईपुई नदी और पूर्व में कौन सी बहती है, तो पूर्व में बहती, पश्चिम में 2 नदी है। पश्चिम में जो है ख्वा थांगलांग तुईपुई नदी और पूर्व में जो है तेईरेई नदी इसमें प्रवाहित होती है इस टाइगर रिजर्व से, दम्पा टाइगर रिजर्व से, ठीक। अब आते हैं हम लोग केरल में जो टाइगर रिजर्व न्यूज़ में रहा,
तो इसमें देखा जाए तो जो कलुंडी वल्ली कुन्नू जो है, ये क्या है कि यहाँ पे एक जो पंख मैदान यानी कि जो कीचड़ के स्थल है उसका इकोसिस्टम है, ठीक है। तो उसके वहाँ वो जो कीचड़ वाले जो स्थल है ना, उस इकोसिस्टम से सिकुड़ने से जो टट्टी पक्षी थी वहाँ पे वो दूर हो गई थी, वो कम हो रही थी, ठीक है। तो ये जो कलिलुंडी वल्ली कुन्नू है, केरल में स्थित है, ठीक। अगर जब यहाँ पे यूनानी व्यापारी आए थे तो इन्होंने इसको टिंडिस नाम से पुकारा था। भारत का क्या है, पहला रिवर फ्रंट कम्युनिटी रिजर्व है, रिवर फ्रंट कम्युनिटी रिजर्व है। कौन सा, ये जो है आपका कालालुंडी जो है, ये कालालुंडी वल्ली कुन्नू, ठीक। ये आप जब कम्युनिटी रिजर्व जो है एक तरह से बनाया गया है, रिवर फ्रंट भारत का पहला, ठीक। तो आपको इसमें जानना ये है। अच्छा, अब जानते हैं कम्युनिटी रिजर्व के बारे में। तो एक प्रकार का ये क्या होता है, संरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है। इस जो कम्युनिटी रिजर्व को पहली बार जो वन्य जीव संशोधन अधिनियम 2002 है उसके जरिए लाया गया था। इसमें होता क्या है कि इसमें जो है बफर जोन, ये कम्युनिटी रिजर्व जो होते हैं वो जो भी नेशनल पार्क होंगे, जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होंगे, प्रोटेक्टेड एरिया होंगे, उसमें बफर जोन के रूप में ये काम करते हैं, गलियारे के रूप में काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ है। अच्छा, इसमें यहाँ पे नदी कौन सी बहती है, कालालुंडी नदी बनती है, मैंग्रोव वन यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उड़ीसा में अब आते हैं हम लोग, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य। गलत मत कर देना, डिब्रूगढ़ मत समझ लेना, आसाम चले जाओगे फिर, ठीक है ना। डिब्रूगढ़ नहीं, डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है, ये उड़ीसा में है। यहाँ पे क्या है कि हाई जो है बहुत डेंसिटी दर्ज की गई है, किसकी, शिकार की। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति यह है कि महानदी पे जो हीराकुंड बांध है उसी के जलाशय उसी के आसपास ये स्थित है। इसमें शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। भारतीय बाइसन या गौर जो है, इसमें गौर या भारतीय बाइसन बोलते हैं उसको, एक ही चीज़ है, यहाँ पे सबसे अधिक पाए जाते हैं। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व को जानते हैं, जो ये उड़ीसा में ही है। तो यहाँ पे केंद्र सरकार ने एक बताया है कि जो मेलेनिस्टिक टाइगर्स हैं केवल सिमलीपाल में ही देखे गए हैं। जो अखिल भारतीय बाघ अनुमान है उसके अनुसार देखा गया है तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में क्या है कि 16 में से 10 जो बाघ मेलेनिस्टिक हैं वो इसी में पाए गए हैं, ठीक। अब देखा जाता है कि जो एक टैकपेट जो नामक एक जीन होता है, इसमें म्यूटेशन होता है, चेंजिंग आती है इसमें। इसी कारण क्या होता है कि बाघ में कुछ जो है चौड़ी धारियाँ यहाँ पे जो है विकसित हो जाती है, इसको ब्लैक टाइगर बोला जाता है, ठीक। तो ये कहाँ पे 16 में से 10 भाग जो है वहाँ कहाँ पाए गए हैं, सिमलीपाल में ही पाए गए हैं। तो सिमलीपाल जो टाइगर रिजर्व है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो स्थिति कहाँ की है, तो उसकी स्थिति जो है मयूरभंज जिला उड़ीसा में है, मयूरभंज जिला में, ये उड़ीसा में स्थित है, ठीक। इसको मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम 2009 में जब यूनेस्को का प्रोग्राम है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, उसमें इसको शामिल किया गया था। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी ये है, ठीक। दुनिया में जो अगर देखा जाए तो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ही जो है मेलेनिस्टिक बाघों की आबादी पाई जाती है, ठीक। इसमें केंद्र सरकार द्वारा एक जो स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जो कौन सा, वन्य जीव प्रयासों का एकीकृत प्रयास, जिसमें केंद्र सरकार देती है कुछ पैसा उड़ीसा सरकार देती है, उसके तहत इसको फंड किया जाता है। इसमें नदियां देखा जाए तो कौन सी है कि बुधव बलंगा, ठीक है, सालंदी और वैतरणी, ये इसकी जो है, ये इस वैतरणी नदी की जो सहायक नदियां हैं बुधव बलंगा और जो है आपका सालंदी, इसमें पाई जाती हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे साल पाए जाते हैं, वनस्पति जात में अगर देखा साल पाए जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट ये भी चीज़ देख लेना आपको। अच्छा, तमिलनाडु में आ गया आप, तमिलनाडु में आ गया मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में ये क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि तमिलनाडु पुलिस ने अवैध शिकार पर अंकुश लगाने के लिए मुकुर्थी टाइगर राष्ट्रीय उद्यान के पास निगरानी बढ़ा दी। ये इसकी स्थिति है कि तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पहाड़ियों में है, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व इसका हिस्सा है। अच्छा, इसकी सीमाएं कहाँ लगती हैं, तो मधुमलाई राष्ट्रीय उद्यान और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, दोनों से इसकी सीमाएं लगती हैं। इसमें माउंटेन घास के मैदान हैं और झाड़ियाँ हैं, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बताते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक प्राणी जाता है बार्किंग डियर। तो इंपॉर्टेंट ध्यान देना, कहाँ पे पाया जाता है बार्किंग डियर, तो बार्किंग डियर पाया जाता है मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान में, ठीक है। कलक्कड़ मुंडनतुरै टाइगर रिजर्व, कलक्कड़ मुंडनतुरै टाइगर रिजर्व जो है ये न्यूज में क्यों रहा, क्योंकि जो है इसमें लोग इसमें वनस्पतियों और जीवों की रक्षा के लिए बाहर के लोग को बैन करने के लिए मद्रास हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई गई, इसलिए न्यूज में रहा। ये किसकी स्थिति कहाँ पे, दक्षिण पश्चिमी घाट जो है वहाँ पे स्थित है। 2 अभ्यारण्य है उससे मिलकर बना है, कलाकड़ वन्यजीव अभ्यारण्य और मुंडनतुरै बाघ अभ्यारण्य, ठीक है। तो दो जो अभ्यारण्य है उससे मिल करके बना है। और यह वीरापुरी और किलामलाई रिजर्व है उसका भी जो है इसका हिस्सा है, ठीक। तो ये बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का जो है IBA इसके रूप में भी है। और इसमें मुख्य रूप से क्या है, जो लायन टेल्ड मैकॉक है उसके संरक्षण के लिए इसको स्थापित किया गया था, ठीक। इसमें जो है ये नदियां देखा जाए तो KMTR नदी जो है अभ्यारण्य के रूप में प्रसिद्ध है। इसमें तो तामीर बड़ी नदी और 13 नदियां क्या है KMTR से निकलती हैं, यानी कि कलक्कड़ मुंडनतुरै टाइगर रिजर्व से जो है निकलती हैं। तो अगर KMTR बोले मतलब तो कलक्कड़ मुंडनतुरै टाइगर रिजर्व जो है ये नदी अभ्यारण्य के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। इसमें से जो है 13 नदियाँ निकलती हैं और इसमें सबसे प्रमुख है तामीर बरनी नदी। अच्छा,
अब बता अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। जो अन्नामलाई टाइगर रिजर्व है तमिल जो है तब ये तमिलनाडु वाले हिस्से में स्थित है। जो अन्नामलाई पहाड़ी है उसमें तमिलनाडु वाला जो हिस्सा है उसमें स्थित है, दक्षिण पश्चिमी घाट में। अब 6 जनजातियों का ये निवास है, मलासर, मलय मलासर, काडर, एरावरल, पुलरियर और मधुवर। 6 जनजाति इसका निवास है यहाँ पे, ठीक है। तो यह इंपॉर्टेंट ध्यान देना, 6 जनजाति कौन सा, मलासर, मलय मलासर, काडर, एरावलर, पुलरियर और मधुवर। ये जो है अन्नामलाई टाइगर रिजर्व ये कहाँ पे है, तमिलनाडु में स्थित है, जो अन्नामलाई पहाड़ी के जो तमिलनाडु वाला हिस्सा है। कैट्स द्वारा मान्यता प्राप्त है, कैट्स यानी कि कंजर्वेशन इंस्टीट्यूट टाइगर स्टैंडर्ड, इसके द्वारा मान्यता प्राप्त है। नदी इसमें 3 आती है, अलियार, ऊपर और नीरार, अलियार, ऊपर और नीरार, ठीक। अब आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो नेशनल पार्क है उसमें देखें तो इसमें इसके लगभग 50 हेक्टेयर भूमि को जो है सेना को और आईटीबीपी को देने का निर्णय दिया गया है। ये उत्तराखंड का जो गंगोत्री नेशनल पार्क है, ठीक है। इसकी स्थिति कहाँ पे है, उत्तरकाशी जिले में है। अगर देखा जाए तो ये गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य इसके साथ लगा हुआ है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल का IBA के रूप में जो है शामिल किया गया है। और इसका इसी के भीतर जो है गंगा नदी का जो उद्गम क्षेत्र है गोमुख ग्लेशियर, ठीक है, इसी के अंदर स्थित है, किसके, गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत, ठीक है। नदी कौन सी निकलती है, भागीरथी नदी निकलती है। उत्तर प्रदेश का जो दुधवा टाइगर रिजर्व है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें मादा रॉयल बंगाल टाइगर पाई गई है, इसलिए न्यूज में रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी स्पेशल UPPCS के लिए। इसकी अवस्थिति देखें तो भारत नेपाल की सीमा के पास है। 2 अन्य अभयारण्य किशनपुर और कतरनिया घाट, ठीक है, दुधवा नेशनल पार्क के पास। कैट से मान्यता प्राप्त है, यानी कि कंजर्व डिस्ट्रिक्ट टाइगर स्टैंडर्ड से मान्यता प्राप्त है। इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में भी शामिल है। इसकी नदियां यहाँ पे कौन कौन सी निकलती हैं, तो निकलती हैं सुहेली, मोहना, जोरहा, शारदा नदी और उल्ले नदी। नम पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक। ये चीज़ें ये रही हैं। अब आते हैं हम लोग कुछ स्पीसीज न्यूज़ में रही हैं, तो बस इसमें देखना है कि क्यों न्यूज में रही हैं। इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि IUCN स्टेटस क्या है, परिशिष्ट में जो साइट्स की परिशिष्ट है या वन्यजीव संरक्षण है उसमें क्या इसकी स्थिति है। तो इसको क्या है कि इसको बार बार देखने से ही जो है आपका ये याद होगा। याद तो होगा नहीं वैसे, लेकिन इसको बार बार देखोगे तो आप चीज़ें क्या है कि अपने पास दिमाग में ये एक तरह से वो इसका मैपिंग बनी रहेगी चित्र के साथ अगर देखोगे तो, ठीक है। पूरी वीडियोस को इसीलिए देखना, कई बार देखो, आप रिवीजन करो और नोट कर लो छोटा छोटा क्रिस्प नोट्स करके, तो वो क्या है कि आपको तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्पीसीज न्यूज़ में रही हैं उसमें टेरेस्ट्रियल स्पीसीज यानी कि जो स्थल तो रहती हैं उसमें देखा जाए हंगुल क्यों न्यूज में रहा, क्योंकि इसको कश्मीरी स्टैग को हंगुल बोलते हैं। इसकी संख्या में 10% की वृद्धि हुई है। IUCN स्टेटस ये है कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम है उसकी अनुसूची 1 में आता है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में भी आता है। और स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम जिसमें गैंडा और आपको जो है गिद्धों को बताएगा, तो उसमें 22 प्रजातियों में से एक प्रजाति ये भी है हंगुल, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, तो ये लाल हिरण की उपजाति है, कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक। मुख्य रूप से जो है ये कश्मीर में दाचिगाम नेशनल पार्क में पाई जाती है। इसके लिए जो है प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, प्रोजेक्ट हंगुल, इसके संरक्षण के लिए। और ये जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु है, ठीक है। बस अब आते हैं हम लोग नीलगिरी तहर के रूप में। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये वनडे एग्जाम से पूछा हुआ सवाल है कि तमिलनाडु सरकार ने नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की है, ठीक है। तो IUCN स्टेटस देखें तो नीलगिरी तहर क्या है, इंडेंजर्ड है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल 1 में भी है। और स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम जिसमें गैंडा को देखा, गिद्ध को देखा और आपने जो है हंगुल को देखा, उसी तरह से आपको क्या है कि नीलगिरी तहर भी आता है स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम के 22 प्रजातियों की सूची में, ठीक। अब आते हैं हम लोग इसको स्थानीय रूप से क्या बोलते हैं, तो वरैया याडू बोलते हैं, वरैया याडू बोलते हैं। इसका 2 जो महाकाव्य हैं, तमिल महाकाव्य, इसमें पाए जाते हैं। कौन सा इसमें इसका स्थिति है, शिल्पाधिकारम और शिवकासंदी मणि में इसमें नीलगिरी तहर का वर्णन मिलता है। और जो असामान्य जो मतलब नीलगिरी तहर देखा जाए तो समान खुर वाली जो 12 प्रजातियां होती हैं, खुर उनका मतलब पैर का नीचे हिस्सा जो होता है जो कठोर होता है उसको खुर बोलते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत में एकमात्र पर्वतीय जो है पहाड़ खुर वाली प्रजाति है। तो अगर इसका हैबिटाट के देखा जाए तो ये क्या है कि जो पश्चिमी घाट है उसके लिए एक जो है स्थानिक प्रजाति है। और एराविलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है, ठीक है। इसी उद्यान में सबसे अधिक आबादी यहाँ पे पाई जाती है। तमिलनाडु का राजकीय पशु है और ये 7 अक्टूबर को तमिलनाडु जो है नीलगिरी तहर दिवस भी मनाता है, इसको घोषित किया गया है। अब आते हैं संगाई हिरण। संगाई हिरण को जो है ये मणिपुर सरकार जो है उसने यह आशंका व्यक्त की, जो लोकटक झील है उसमें जो जल विद्युत परियोजना बनाई गई है वो संगाई हिरण को नुकसान पहुंचा सकती है। इसकी IUCN स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल 1 में शामिल है, साइट्स का परिशिष्ट 1 है। और स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम जिसमें आपने बहुत सारी स्पीसीज को ऊपर देख लिया, गेंडा, गिद्ध वगैरह को, हंगुल वगैरह को, ठीक है। और नीलगिरी तहर को उसमें ये भी शामिल है, कौन सा, संगाई हिरण, ठीक। संगाई हिरण इसमें शामिल है, मध्यम आकार का हिरण होता है। इसको बोलते हैं क्या, डांसिंग डियर भी बोलते हैं, डांसिंग डियर,
ठीक है। कि ये केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है, उसमें ये कहा इसका एकमात्र प्राकृतिक पर्यावास है जहाँ पे नेचुरल हैबिटाट है जहाँ पे संगाई हिरण पाए जाते हैं। लोकटक झील क्या है, पूर्वोत्तर भारत की सबसे ताजे जल की बड़ी झील है, और यह क्या है, जो तैरता हुआ जो है बायोमास इसके लिए प्रसिद्ध है, जिसे फुमदी बोलते हैं, फुमदी, ये आप पढ़े होंगे, जानते होंगे। रामसर कन्वेंशन के तहत जो है लोकटक झील को ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमि के रूप में भी इसको नामित किया गया है। और आप जानते होंगे इसको, आपको कई बार न्यूज में रहा, संगाई हिरण क्या है, मणिपुर का राजकीय पशु है। अब आता है पेंगोलिन के बारे में, तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब जो प्रजातियां हैं ना, कई बार ये न्यूज़ में रही हैं और कई बार पूछे गए हैं, ठीक है। हर बार यूपीएससी ऐसे प्रजातियों के बारे में पूछता है, गुच्ची वगैरह सब आएगा। तो पेंगोलिन के बारे में देखते हैं, तो क्योंकि गुच्ची पूछा हुआ पिछले साल 2022 में सवाल पूछा हुआ है गुच्ची मशरूम के बारे में। तो पेंगोलिन क्या है, चीन में अत्यधिक जो एंडेंजर्ड पेंगोलिन की एक नई प्रजाति खोज की गई है। आईयूसीएन स्टेटस क्या है, इंडेंजर्ड है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 के तहत और साइट्स की परिशिष्ट 1 के तहत आती है। पृथ्वी पर जब पाया जाने वाला एकमात्र जो है वो मैमल्स है जो क्या पूरी तरह सल्क, जिसको बॉडी पर आप देख रहे होंगे, देखो चीती चीती जैसा बना है, सल्क, इसी से ये बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये क्या है कि अगर इस पर तुरंत खतरा, तुरंत पूरा गोल गोल हो जाएगा, पता ही नहीं लगेगा कि वो कोई जीव है यार है, वो गेंद का एक रूप ले लेता है, ठीक है। ये इसकी प्रजाति, अगर इसका हैबिटाट कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका में इसकी 4 प्रजाति पाई जाती हैं, ठीक है। काले पेट वाला, सफ़ेद पेट वाला, विशाल ग्राउंड और टेमिक ग्राउंड, ठीक है। एशिया में इसकी 4 प्रजाति पाई जाती है, इसमें भारतीय पेंगोलिन पाया जाता है, सुंडा है, फिलीपीन है, चीनी पेंगोलिन है। अब आता है हुला गिब्बन। तो चीन में गिब्बन पे एक वैश्विक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें भारत का जो एकमात्र कपि है हुला गिब्बन, इसकी जो है कंजर्वेशन की जो स्थिति है उस पर चिंता व्यक्त की गई। तो आईयूसीएन स्थिति क्या है, तो पश्चिमी हुला गिब्बन की इंडेंजर्ड है और पूर्वी हुला गिब्बन की क्या है, वनरेबल है, ठीक, ध्यान ही देना है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम का जो शेड्यूल 1 है, साइट्स का परिशिष्ट 1 है। तो अगर इसका मतलब विशेषताएं देखा जाए तो जो गिब्बन है सभी कपि में सबसे छोटा होता है, सबसे तेज होता है, नदियों के आसपास ये पाया जाता है, सर्वाहारी होता है। अब परावास में देखा जाए तो दक्षिण पूर्वी भाग में जो है उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय वन जो होते हैं एशिया का, वहाँ पाए जाते हैं। भारत में केवल ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में पाया जाता है। नाम दफा फ्लाइंग स्क्वेरल, नाम दफा नाम से ही मालूम चल रहा होगा कहाँ पे है, पूर्वोत्तर भारत में, ठीक है। फ्लाइंग स्क्वेरल यानी उड़ने वाली जो गिलहरी है, अरुणाचल प्रदेश में फिर से देखी गई है, उड़ती है ये। 42 साल से इसको देखा नहीं गया था। इसकी स्थिति क्या है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का अनुसूची 1 के तहत है। ये रात्रिचर जीव है, पूर्वोत्तर भारत का क्या है, एक जो है स्थानिक प्रजाति है, ठीक है, स्थानिक स्तनपायी है ये, ठीक है, मैमल्स है ये। और कहाँ पाई जाती है, अरुणाचल प्रदेश का नामदफा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, शुष्क पर्णपाती वनों में ये मिलती है। अब आता है हम लोग जो है एशियाई जंगली कुत्ता, एशियाई जंगली कुत्ता यानी ढोल, ये कहाँ पाया गया है, तो शिवमोगा के जो है, जो कर्नाटक का जो शिवमोगा जो जिला है उसमें एशियाई जंगली कुत्ते को देखा गया है। इसका देखा जाना एक दुर्लभ घटना है हमारे लिए, क्योंकि इंडेंजर्ड स्थिति है इसकी आईयूसीएन की, और वन्यजीव संरक्षण का शेड्यूल 1 साइट्स का परिशिष्ट क्या है, 2 है, 1 नहीं मार के जाना, 2 है, ठीक है। ढोल जो होता है वो क्या है कि हमारा जो इकोसिस्टम उसके शीर्ष से शिकारियों में शामिल होता है, डॉग फैमिली का मांसाहारी जीव है, ठीक। अधिकतर आबादी भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड में पाई जाती है। इसके लिए क्या है कि ब्रीडिंग प्रोग्राम चलाया जा रहा है इसके संरक्षण के लिए, ठीक है। अब आता है कि एटनबरो एक्निडा, ठीक, तो यानी कि जाग्लोस एटनबरोई, इंडोनेशिया में इसको फिर से खोजा गया है। अब इसका जो नाम है वो जो ब्रिटिश प्रकृतिवादी थे डेविड एटनबरो, इनके नाम पे रखा गया है। इसकी स्थिति क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इसकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है। अन्य प्रजातियां ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में भी पाई जाती हैं एक्निडा की, तो ये ध्यान देना आपका। एम्परर पेंगुइन, एम्परर पेंगुइन क्या है कि हालिया में अध्ययन मालूम चला कि जो एम्परर पेंगुइन है इस अधिक जो है वो क्वासी एक्सटिंक्शन यानी कि जो है आंशिक रूप से विलुप्त होने का पूर्वानुमान लगा दिया गया, यानी आबादी अब क्या है कि विलुप्त होने के कगार पे है। भले इसमें अभी सभी सदस्य जो जीवित हो, लेकिन ये क्या है कि विलुप्त हो जाएंगी। नियर थ्रेटन्ड है आईयूसीएन स्थिति, ये उड़ने में असमर्थ होते हैं। पेंगुइन के 18 प्रजातियों में सबसे बड़ी प्रजाति होती है एम्परर पेंगुइन की, ठीक है। मांसाहारी होते हैं, ये चीज़ें हैं आपको, ठीक। इसका पर्यावास कहाँ पाया जाता है, तो अंटार्कटिका द्वीप समूह में इसको पाया जाता है। अंटार्कटिका, आर्कटिक मतलब चला ना, अंटार्कटिका में पाया जाता है, ठीक है, मिथुन को। अभी ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग जानते भी होंगे, मंथली मैगजीन्स में मैं इसको कराया भी था। तो फसाई है यानी कि भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक जो प्राधिकरण है, इसने क्या किया है, मिथुन यानी कि ब्रोस फ्रंटलिस को फूड एनिमल के रूप में मान्यता दे दी गई है, ठीक। तो फूड एनिमल के रूप में अगर मान्यता दे देने से क्या हुआ है कि इसका जब उत्पादन, जो इसका खाद्य उत्पादन या मांस के लिए इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं, ऐसे पशुओं को इसके लिए पाला जाता है। तो साइट्स के परिशिष्ट 1 में इसको शामिल किया गया है। ये जुगाली करने वाला जानवर है, बोविडिले कुल का, भारतीय बाइसन, गौर की तरह दिखता है लेकिन छोटे आकार का होता है। कहाँ पाया जाता है, तो आपको देखो सबसे अधिक आबादी भारत में पाई जाती है,
ठीक है। अगर सबसे बांग्लादेश, म्यांमार, चीन में भी होता है, लेकिन भारत में सबसे अधिक आबादी पाई जाती है। भारत में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये इस हिस्सों में ये पाया जाता है। ठीक है, तो आप इसको जानते ही होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिथुन। ठीक है, अच्छा, इसका संरक्षण संबंधी जो उपाय ये है कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का दोनों का क्या है, राजकीय पशु है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टार मार्क करने वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ, मिथुन का जो ICR यानी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो नागालैंड में स्थित है। तो ये आपको ध्यान देना है कि नागालैंड में जो है मिथुन का ICR यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यहीं पे स्थापित किया गया है। अब आते हैं जो हम लोग स्थानिक प्रजातियों से हम लोग आते हैं अपनी पक्षी प्रजातियों के रूप में, एवियन स्पीशीज के रूप में। ठीक है, तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में न्यूज आया था, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को, आप जानते होंगे ये बहुत सारे अखबारों में जो है ये खबर छपी थी कि अभी क्या था कि योजना बनाने का निर्देश दिया था। जब ये मैगजीन छपी थी तो दिसंबर तक तो उस पर योजना बनाने का निर्देश दिया था, लेकिन फरवरी में फिर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये पूछा, फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कि आपने ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है बचाने के लिए क्या उपाय किए हैं। ठीक है, इस कितना आगे बढ़े हैं, तो ये चीज़ें बार बार आप क्या है कि न्यूज में रहती हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को जो है बचाने के लिए योजना बनाने का निर्देश दिया है। अभी वर्तमान का इसका करंट अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है केंद्र सरकार से इसकी स्थिति स्टेटस रिपोर्ट को भी मांगा है। ठीक है, अभी मैगजीन में नहीं दिया, लेकिन आने वाले मैगजीन्स में आएगा ये। इसकी संरक्षण की स्थिति यह है कि जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में है, वन जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 है, साइट्स का परिशिष्ट 1 है, और स्पीसीज रिकवरी के प्रोग्राम में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी शामिल है। भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय प्रजाति है जो क्या पाई जाती है, लंबे घास वाले जो कृषि भूमि क्षेत्र है उसमें पाई जाती है, सर्वाहारी पक्षी है। भारत में जो पाए जाने वाली बस्टर्ड प्रजाति में देखा तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, लेसर फ्लोरिकन है और बंगाल फ्लोरिकन है। मध्य प्रदेश में इसको जो है सोन चिड़िया बोलते हैं, राजस्थान में गोडावन बोलते हैं, और महाराष्ट्र में मलधोक भी बोलते हैं। ठीक है, मलधोक, जो महाराष्ट्र वाले हमारे भाई हैं वो बताते होंगे, मलधोक जानते होंगे वो। ठीक है, तो इसके समझ खतरा ये है कि जब किसी विस्तार हो रहा है तो इनके जो हैबिटाट है उसको नुकसान पहुंच रहा है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। हाई टेंशन जो बिजली तार है उसमें फंस करके इनका जो है टकराव से इनकी मृत्यु भी हो जाती है, और तेजी से चलने वाले वाहन और गांव के जो आवारा कुत्ते हैं वो भी इसको चाप जाते हैं यानी खा लेते हैं। ठीक है, तो इनका हैबिटाट देखा जाए तो मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान में, गुजरात में, आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों तक है। राजस्थान में इनकी सर्वाधिक आबादी पाई जाती है। अच्छा, संरक्षण के उपाय देखा जाए तो जनन केंद्रों की स्थापना करके इनके लिए अनेक प्रकार का जो है जो संरक्षण किया जा रहा है, उपलब्ध कराई जा रही स्थितियां। ठीक है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन, हिमाचल प्रदेश में जो सराहन फिशेंट्री उसमें वेस्टर्न ट्रैगोपैन की आबादी में वृद्धि देखी गई है। आयुषन स्टेटस क्या है इसका, वल्नरेबल है। वन जीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 है उसमें पाया जाता है, साइट्स के परिशिष्ट 1 में भी है। इसकी विशेषताएं यह है कि प्रजनन काल के दौरान जो है वो समशीतोष्ण शंकुधारी पर्णपाती वनों में निवास करता है, और इसका खतरा यह है कि जो निर्वाह कृषि हो रही है उसके कारण इसका हैबिटाट खत्म हो रहा है। अच्छा, इसका पर्यावास देखा जाए तो उत्तर पश्चिम हिमालय, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से होते हुए जो उत्तरी पाकिस्तान की एक जो सीमा है, संकीर्ण सीमा, वहाँ से गढ़वाल के तक जो है वहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। अच्छा, ये संरक्षण के लिए क्या है कि हिमाचल प्रदेश का जो है एक राजकीय पक्षी है ये, तो आपको ये ध्यान देना है, हिमाचल प्रदेश का राजकीय पक्षी, इसका क्या नाम क्या है, वेस्टर्न ट्रैगोपैन। ठीक है, ये स्थिति इसकी है, तो इसकी वृद्धि देखी गई है। डोडो के रूप में जानते हैं तो जो अनुवांशिकीविद हैं और संरक्षणवादी हैं उन्होंने बताया है कि जो 17वीं सदी है उसके अंत तक में विलुप्त हो चुके डोडो पक्षी को दुनिया में वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं। यह पक्षी उड़ने में सक्षम नहीं था, कबूतरों की फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक, अब माना जाता था कि जो है कि ये पाचन मदद के लिए ये गिजार्ड पत्थरों का इस्तेमाल करते थे डोडो पक्षी। ठीक है, ये मॉरिशस की क्या है, स्थानीय प्रजाति है। डोडो पक्षी क्या है, मॉरिशस की ये स्थानीय प्रजातियां हैं। अच्छा, मैंग्रोव पिट्टा पक्षी, मैंग्रोव पिट्टा पक्षी कहाँ है, तो यह उड़ीसा में मैंग्रोव पिट्टा पक्षियों की पहली गणना की गई है। 179 जो है 179 पक्षियों को यहाँ पे देखा गया। इसकी स्थिति जो IUCN की क्या है, नियर थ्रेटेंड है, अनुसूची 2 के अंतर्गत आता है। ठीक, ये एकांत प्रिय पक्षी होता है मैंग्रोव पिट्टा पक्षी। अच्छा, लेकिन ये क्या है कि ये जानते हैं कि ये आहार खोजने के लिए जाना जाता है, मैंने खूब दूर तक, काफ़ी दूर तक जाता है ये आहार खोजने के लिए। भारत के पूर्वी भाग विशेष रूप से उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, और कुछ अन्य देश जैसे म्यांमार, बांग्लादेश, सिंगापुर, मलेशिया वगैरह में भी ये पाया जाता है जो है मैंग्रोव पिट्टा पक्षी। पेटेंट स्टार्क, पेटेंट स्टार्क क्या है, इसका एक पेटेंट स्टार्क जो है इसके बारे में पक्षी जिसका सबसे बड़ा झुंड कहाँ देखा गया है, तो आंध्र प्रदेश में देखा गया है। इसकी स्थिति है कि ये नियर थ्रेटेंड है, और ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के शेड्यूल 2 के अंतर्गत जो है ये आता है। इसकी विशेषताएं ये है कि सिकोनिडी कुल से ये संबंधित है। इसका प्रजनन काल आप जानते होंगे कि ये जो है, जानते नहीं होंगे, ये जानना चाहिए, जुलाई से अक्टूबर तक और दक्षिण भारत में नवंबर से मार्च तक रहता है, यानी कि ऐसे समय इनका प्रजनन काल होता है। ताजे जल की जो आपका जो रामसर साइट्स होती है, यानी जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं वो कभी कभी जो तटीय क्षेत्र वहाँ पे पाए जाते हैं, एशिया के मैदानों में देखा जाता है।
और बस इतना ही जानना है आपको, बाकी चीज़ मत देखो, इतना याद नहीं होगा। अच्छा, जलीय प्रजातियों के बारे में थोड़ा जानते हैं, एक्वेटिक स्पीसीज के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जो गुजरात सरकार है ना, ये तो वनडे एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है, पूछे जब सवाल है कि घोल मछली को जो गुजरात सरकार ने स्टेट फिश घोषित कर दिया, राज्य की फिश। अब कहाँ कैसे घोषणा की गई, तो ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस हुआ था 2023 में, उसमें यह घोषणा की गई कि गुजरात सरकार ने जो है घोल यानी कि ब्लैक स्पॉटेड क्रोकर इसको बोलते हैं, घोल मछली, इसको जो है स्टेट फिश जो है इसको घोषित कर दिया गया। इसका इस्तेमाल औषधीय के रूप में, व्यावसायिक रूप में काफ़ी महत्व है, ठीक है। इसका निर्यात क्या होता है, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में हांगकांग, सिंगापुर, मलेशिया में किया जाता है। उपयोग यह है कि आई जिंगलास तैयार करने में, ठीक है, जो बियर और वाइन को साफ करने के लिए इस्तेमाल होता है, आई जिंगलास उसमें होता है। ट्रेडिशनल चिकित्सा में इसका इस्तेमाल होता है, जो यूरिनरी विकार जिसमें होता है, और सौंदर्य प्रसाधन की जो सामग्रियाँ होती हैं उसमें भी ये पाया जाता है। इसका प्रसार अगर पर्यावास देखा जाए तो क्या है कि घोल प्रजाति की जो मछली है हिंद प्रशांत महासागर में फारसी खाड़ी से प्रशांत महासागर तक पाई जाती है, ठीक। अब आते हैं हम लोग कुछ रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस के बारे में। इसके बारे में देखने के बाद जो है बहुत सारी प्लांट स्पीसीज है उसको हम लोग देखेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं कि अब देखते हैं इसमें कि जो रेप्टाइल्स, इंसेक्ट्स और एम्फीबियंस के बारे में, तो आप घड़ियाल के बारे में जानते हैं, गैविलियस गैंगेटिकस के बारे में। तो उड़ीसा की जो महानदी उसमें सतकोसिया गार्ज है, उसमें 35 नवजात घड़ियाल देखे गए हैं बच्चे। ये घड़ियाल का मगरमच्छ की प्रजाति होती है। आयुष्य स्थिति क्या इसकी, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, अनुसूची 1 में आते हैं, और साइट्स की परिशिष्ट 1 में भी आते हैं। जो सभी मगरमच्छों में सबसे पतला और लंबा होता है घड़ियाल, ठीक है। और ये क्या है कि मगरमच्छों की अपेक्षा जो है ये क्या करते हैं, वार्म ब्लडेड स्पीसीज, जो रुधिर गर्म रुधिर वाली प्रजातियां उसको खाते हैं, ठीक है। और अपना जो तापमान उसको गर्म करने के लिए और जनन के लिए रेतीले तटों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है। इनकी जो त्वचा होती है काफ़ी मोटी होती है, और इसमें देखा जाए तो चिकनी जो है एपिडर्मल सल्क होते हैं उससे ढकी होती है। इनका पर्यावास देखा जाए तो कहाँ पाए जाते हैं, तो गहरे साफ तेज बहाव वाले जल और खाड़ी जल वाले होते हैं, रेटिले तट होते हैं, उनकी नदियों में पाए जाते हैं। और जो वयस्क घड़ियाल होते हैं वो स्थिर जल में, गहरे तालाब में, उन जगहों पे पाए जाते हैं। अगर स्थिति देखा जाए मुख्य रूप से तो चंबल नदी में पाए जाते हैं। चंबल क्या है, यमुना की जो है सहायक नदी है। और यहाँ पे अगर आप देखा जाए यूपी में, तो यूपी में अगर आप घड़ियाल अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे घाघरा नदी है, ठीक है, वो वहाँ में भी पाए जाते हैं घड़ियाल, ठीक है। रैंड सैंड बोआ क्या है, एक जो है ये एक प्रकार का सांप है, बहुत विषैला सांप है ये वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया की एक रिपोर्ट जो है वो क्या बोलती है, रैंड सैंड बोआ के अवैध व्यापार पर प्रकाश डालती है। किसकी, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया की एक रिपोर्ट है, ठीक है। इसकी संरक्षण की स्थिति यह है कि नियर थ्रेटेंड है, और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का जो अनुसूची 1 है उसके अंतर्गत ये पाया जाता है। साइट्स के परिशिष्ट सेकंड में भी है, ये इसकी स्थितियाँ हैं। इसकी विशेषताएँ ये है कि अरे यार ये गैर विषैला है, सांप जहरीला नहीं है, सॉरी ये गैर विषैला है, ठीक है, गैर विषैला सांप है। एक गलती यहाँ पे हो गई है मेरे से कि विषैला में बोल दिया, विषैला नहीं है, ठीक है, उसको आप ध्यान देना है, विषैला नहीं है, मैं ध्यान ही नहीं दिया उसमें। इसमें 2 सिर वाला सांप भी होता है, ठीक है, इसमें 2 सिर वाला सांप भी होता है। इसको बोला जाता है क्योंकि इसकी जो गोल पूंछ होती है वो भी सिर जैसी दिखाई देती है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी भारी डिमांड है क्योंकि इसके कुछ जो इस्तेमाल है दवाई के रूप में, सौंदर्य प्रसाधन के रूप में और काले जादू के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। भारत, ईरान और पाकिस्तान में पाया जाता है, गैर विषैला सांप है। अब आता है हम लोग डांसिंग फ्रॉग के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि आयुसीएन का जो है दूसरा वैश्विक उभयचर आकलन आया। इसके अनुसार पता चला कि जो पश्चिमी घाट है उसमें डांसिंग फ्रॉग का जो है ये सर्वाधिक संकटग्रस्त उभयचर प्रजातियों में से एक है। इसकी स्थिति यह है कि इसकी स्थिति वल्नरेबल है। नीलगिरी डांसिंग फ्रॉग को बताएगा वल्नरेबल है, और वाइट चिक डांसिंग फ्रॉग उसकी स्थिति क्या है, इंडेंजर्ड है। डांसिंग फ्रॉग इसलिए रखा गया क्योंकि अपने जो पैर होते हैं ना, इसको अपने क्या करते हैं, उसको फुट फ्लैगिंग करते हैं, मतलब पिछले पैर को एक एक करके फैलाएंगे और उसमें उसको जो है नृत्य रूप में उसको जो है लहराते रहते हैं। अच्छा, इस जो प्रजाति इसको क्या है, इसको आक्रामक जो प्रजातियाँ हैं, ठीक है, भूमि उपयोग परिवर्तन है और चरम मौसम घटनाएं हो रही हैं, उनसे इसको खतरा है, काफ़ी खतरा है, ठीक है। पश्चिम घाट की जो है ये एक स्थानिक प्रजाति है। तो अभी आप जानते हैं पीले रंग के पेट वाला समुद्री सांप ये पाया जाता है बंगाल की खाड़ी में। पीले रंग के पेट वाला समुद्री सांप देखा गया है, बेहद विषैली प्रजाति ये है, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया था उस वाले सांप के बारे में। ये बेहद विषैली प्रजाति क्या है, ये पीले पेट वाले सांप की है, ठीक। आमतौर पर अरब सागर में पाई जाती है, लेकिन कहाँ देखा गया है, तो बंगाल की खाड़ी के तट के पास देखा गया। लिस्ट कंसर्न ये इसकी क्या है, आयुष्यन की स्थिति है, ठीक। अब ये मांसाहारी होते हैं और मछलियों को खाते हैं, ठीक है।
मंसलियों को खाते हैं। ये प्रजाति क्या होती है, अधिकतर प्रशांत और हिंद महासागर का जो उष्णकटिबंधीय भाग है उसमें ये पाई जाती है। अब कुछ प्लांट स्पीसीज हैं जो न्यूज में रही हैं, तो आपको पता होगा 2022 के यूपीएससी के प्रीलिम्स में गुच्ची मशरूम के बारे में पूछा हुआ था, गुच्ची मशरूम के बारे में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौसम के अभी गुच्ची इंपॉर्टेंट मशरूम है वो पूछा हुआ था। अभी क्या है कि इसमें ये न्यूज में इसलिए रहा क्योंकि मौसम का जो पैटर्न बदल रहा है और बसंत ऋतु की जल्दी शुरुआत हो रही है, इसने जो है गुच्ची मशरूम का संग्रह करने वाले लोग उनके समझ संकट पैदा कर दिया है। गुच्ची मशरूम को मोरेल मशरूम के नाम से भी जानते हैं, दुनिया का सबसे महंगे फंगस के रूप में भी एक होता है। और कहाँ ये उगता है, जो सड़ी हुई लकड़ियाँ होती है उसके लट्ठे होते हैं ना, उससे गुच्छों पे उगता है ये, ठीक है, गुच्छों के रूप में। अब होता क्या है कि यह वसंत ऋतु में कुछ सप्ताह तक ही प्राप्त होता है। गुच्ची मशरूम की जो है खेती व्यावसायिक रूप से नहीं की जाती है, हर बार जो है अलग अलग स्थान पे उगता है। स्वास्थ्य के लिए जो ये लाभदायक इसलिए है क्योंकि यह मशरूम जो है इसमें पोटेशियम होता है, विटामिन डी होता है, तांबा, एंटीऑक्सीडेंट, इन सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। यह हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर इन क्षेत्रों में भी यहाँ पे पाया जाता है गुच्ची मशरूम। अब बाओबाब ये वृक्ष जो है, ये आपको ध्यान देना कि हाल ही में वन विभाग ने एक जो है बाओबाब वृक्ष को व्यावसायिक उपयोग के लिए काटने की अनुमति दी गई थी, लेकिन जो भील जनजाति है वो वन विभाग से इस निर्णय का विरोध कर रहा है। इसकी आयुष्मान स्टेटस को अगर हम देखें तो ये लिस्ट कंसर्न्ड है, ठीक है। एडेनसोनिया कुल से ये संबंधित है, जो ये कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका के मुख्य भूमि मेडागास्कर ऑस्ट्रेलिया की जो है ऑस्ट्रेलिया की एक नेटिव स्पीसीज है। अभी क्या भारत की नेटिव स्पीसीज ये नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये वृक्ष क्या होते हैं, ये बैरल आकार के असमान तने होते हैं जो अभी काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं और ये जो है कि एथनोबोटेनिक महत्व के लिए काफ़ी महत्व होते हैं। 2000 साल तक ये जीवित रहते हैं, काफ़ी लंबे समय तक जो है ये जीवित रहते हैं, ठीक है। अच्छा, जोटियाना कुरु उत्तराखंड ने जो है सफलतापूर्वक जो है इस पौधे को विलुप्त होने से बचा लिया है। 12 मौसी जो है ये क्या है, एक औषधि पौधा है, ठीक। अब ये इसको जो है हिमालयन जेंटियन या ट्रेमेन के नाम से जाना जाता है। स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभकारी है। यह यकृत रोग, पाचन विकार, मधुमेह, अस्थमा और अन्य जो रोग हैं उनके लिए पाया जाता है। ये पक्षी है हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा, बोलते रहते हैं कौवा चिड़ैया सब, तो उसको इग्नोर करिएगा। प्राप्ति क्षेत्र ये है कि भारत, नेपाल, पाकिस्तान के जो है ये हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। क्रिटिकली इंडेंजर्ड इसकी स्थिति है, वन विभाग ने इसको बचा लिया है, जोटियाना कुरु को, ठीक है। कुछ नई खोजी गई स्पीसीज हैं जो न्यूज़ में रही हैं, तो ये वाला पेज आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्लास को एंड करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इम्फेसस करूपुशामी, हाल ही में क्या हुआ कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण ने, इस वैज्ञानिकों ने जो है एक नई प्लांट की प्रजाति खोज की, इम्फेसस करूपुशामी, ठीक है। ये कहाँ खोज की गई, तो अभी आपने पढ़ा तमिलनाडु का कलक्कड़ मुंडन तुरे टाइगर रिजर्व, इसी में। तो इसी में जो है मथुरा के प्रसिद्ध जीव विज्ञानी थे, मधुरा कॉलेज के, तमिलनाडु के मथुरा कॉलेज, मथुरा नहीं मधुरा, ये उनका नाम था डॉक्टर एस कुरूपुस्वामी, उन्हीं के नाम पर ये रखा गया, ठीक है। जो इन्होंने क्या किया था, जो एंजियोस्पर्म्स हैं उसका वर्गीकरण करने में, उसका क्लासिफिकेशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक। तो उन्हीं के नाम पर रखा गया इम्फेसस करूपुशामी, ठीक है। लिसियोनोटस नाम चूमी, ये क्या है, एक जो है एपीफाइट्स की एक प्रजाति है। इसकी खोज जो है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण वैज्ञानिकों ने की है। जो ये कहाँ पे है कि ये हिमालय यानी कि जापान और इंडो चीन का एक स्थानीय प्रजाति है। कहाँ पाया जाता है इस प्रजाति का नाम, तो इस प्रजाति का नाम जो है, अब ये जब खोज की गई है तो अरुणाचल प्रदेश का जो खाप्ती समुदाय है अरुणाचल प्रदेश में, उसमें प्रमुख सुधारक हुए थे स्वर्गीय चाओ फुंकू नामचुंग। इन्हीं के सम्मान में जो है लियोनोटस नामोची जो है ये नाम इसका रख दिया गया। अब आता है करक्यूमा काकचिंगेस, तो मणिपुर में फूल के पौधे वाली नई प्रजाति इसकी खोज की गई है। कहाँ पे, मणिपुर में, करक्यूमा काकचिंगेस, ठीक है। साइरोटोगेटेक्टाइलस वेरेंगटेंसिस, ये गेको की एक नई प्रजाति है, मिजोरम में खोजी गई है। अब ये मिजोरम के वेरेंगटे शहर में की गई, इसलिए नाम इसका जो है वेरेंगटे शहर के नाम पे रखा गया है। वेरेंगटे सेंटेंसिस जो है ना, ये मिजोरम की है। अच्छा, नोवा दिहिंग म्यूजिक फ्रॉग, ये वाला इंपॉर्टेंट है, म्यूजिक फ्रॉग ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वनडे एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है। किसी एक एग्जाम्स में था शायद, यूपीएससी के किसी वनडे एग्जाम्स में पूछा हुआ सवाल है, अभी 2023 में जो हुए हैं, सीडीएस या एनडीए में शायद कहीं पूछा है, मैंने देखा था इसको। तो भारतीय वन्यजीव संस्थान है, उसके जीव वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के नामदफा कामलांग भू क्षेत्र में एक म्यूजिक फ्रॉग की खोज की, ठीक है। इसका नाम नोहा दिहिंग नदी पर रखा गया। नोहा दिहिंग कौन है, ये जो ब्रह्मपुत्र है उसकी एक सहायक नदी है, ठीक है। अच्छा, दूसरे बाद आते हैं बैटी लिपेस कलामी, नाम ही इसका ऐसा है कि पढ़ नहीं पाते हैं यार खुद ही ऐसा होता है ना कि चीज़ें क्या होती है ना कि कई बार ये इसका नाम याद रखने में बड़ी कन्फ्यूजन होगी, तो उसके कुछ जो ट्रिक है, जैसे कि कलामी क्या है, एक जो है अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है। एक किसकी खोज, ये जो है ये समुद्री
टर्टीग्रेड की प्रजाति खोजी गई है। टर्टीग्रेड होता है 8 पैर वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, वाटर बियर, ठीक है। तो एक्सट्रीमोफाइल प्रजाति से संबंधित होते हैं, ये खोजी गई इसकी। आर्मागेडन रिटेल, आर्मागेडन रिटेल क्या है? पश्चिमी घाट केरल की एक नई प्रजाति है। ये डेमसेल फ्लाई प्रजाति पाई गई है। इसका नाम जो है इकोलॉजिकल आर्मागेडन की अवधारणा से सीधा संबंधित है, ठीक। जो दुनिया भर में कीटों की संख्या में गिरावट आ रही है उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है इकोलॉजिकल आर्मागेडन, उसी के नाम पर आर्मागेडन रिडाटेल जो इसका नाम रखा गया, केरल में खोजी गई है। बदिस लीका कोमी, ये क्या है? नागालैंड में मिलक नदी से ताजे जल की छोटी सी मछली खोजी गई है। छोटी सी मछली क्या नाम उसका? बदिस लीमा कोमी, ठीक है। कहाँ पे? नागालैंड की मिलक नदी में। तो मिलक नदी कहाँ पाई जाती है? तो मिलक नदी जो है नागालैंड में पाई जाती है। ये आपके लिए नया फैक्ट भी बन गया, ठीक है। तो इसी तरह से फैक्ट्स को भी तैयार करने होते हैं। अच्छा, टेरिग्रोट्रिला इंटरमेडिका, ये जो भारतीय प्राणी संरक्षण उसके वैज्ञानिकों ने पश्चिम बंगाल में समुद्री मछली की एक नई प्रजाति की खोज की है। अब इतना आपने कंटेंट को देख लिया आज की क्लास में। बहुत हेक्टिक है, बहुत ज़्यादा टफ है, ठीक है। क्यों टफ है? क्योंकि इसका याद रखना टफ है। लेकिन करुपुसामी किसके नाम पे रखा गया है? तो तमिलनाडु में खोजी गई है, कड़कलमुनन टाइगर रिजर्व में करुपुसामी थे, उन्हीं के नाम पे रखा गया। क्या है? एक प्लांट्स है। नाममुची, ठीक है। कागचिंगेस, ऐसे करके छोटे छोटे जो आप ना इसमें ट्रिक बना लो। कलामी, जैसे सब APJ अब्दुल कलाम के नाम पे रखा गया है ये, ठीक है। ये क्या है? सूक्ष्मजीव होते हैं टर्टीग्रेड्स के रूप में, ठीक। इसी तरह से जो है आप इसको बना करके एक दो बार देखो। आप वीडियोस को ही एक दो बार देखोगे ना तो कई बार चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। कई बार एक बार आँख की नज़र से घूमेगा तो पेपर में आएगा तो आप क्लिक कर जाओ कि नहीं ये चीज़ें ये है, ठीक है। तो आपका गलत नहीं होगा सवाल, ये बात तो रखो। क्योंकि आपके सब कॉन्शियस माइंड में अगर 2-3 बार अगर आपने इसको रिविज़न किया है तो सब कॉन्शियस माइंड में आपके रहेगा। पेपर के समय वो चीज़ें आपको याद आ जाएंगी ऑप्शंस देख करके, ठीक है। तो वो गलत नहीं होंगे। तो ऐसे में आपको छोड़ना कुछ भी नहीं होता, पढ़ना पूरा होता है। तो PT 365 कितनी होती है? 200 पेज की मैगजीन होती है मैक्सिमम। 190 पेज 180 पेज की ये मैगजीन है, जिसमें से मैं आपको 100 पेज पढ़ा चुका हूँ। 4 क्लास और लगेगी, 3 क्लास, उसमें जो है आपका 80 पेज कंप्लीट करके हम लोग साइंस एंड टेक को शुरुआत कर देंगे, ठीक है। साइंस एंड टेक के बाद हम लोग जो है आपको सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, अभी हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में पढ़ना है, और हमें जो है गवर्नमेंट स्कीम्स पढ़नी है। आपका PT 365 पूरा कंप्लीट हो गया प्रीलिम्स तक, ठीक है। धन्यवाद।